We are from batch 121. हम यहाँ पे तुम्हारे साथ इंटरैक्टिव सेशन लेने आए हैं. First of all, congratulations to all of you. You have entered the MBBS college. तालियां बजाओ जब खुद के लिए. We will introduce ourselves, then we will start the session. Myself, Akanksha Jain. Myself, Ayush Tudeja. Myself, Girish Silselwar. Myself, Pratik Habib. Myself, Deepra Samant, and this year batch 2020. So first of all, सब अभी नीट खत्म करके आए तो अपना ट्रांजिशन फेज, पीक फेज, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कुछ भी किसी भी चीज का. और हाँ, सबसे पहले ये चीज की अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो. अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दो. जितनी तुम्हारी एज नहीं है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है. बी वेयर ऑफ द टॉपिक यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देम. एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट दो. और ये तो अब हम देखते हैं कि बच्चे कॉलेज क्यों अटेंड करते हैं. एमबीबीएस कॉलेज में आ गए तो मजे ही मजे हैं. तो अब देखते हैं. तो पहले हमने एक बंदे से पूछा, भाई तू कॉलेज क्यों अटेंड करता है? तो बोलिए सी यार, आप क्यों अटेंड करते हैं कॉलेज? भाई क्या बताएं, 75 अटेंडेंस चाहिए कॉलेज वालों को. मेरा तो कल 7.5 आया. अब तो कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा. है क्या देखना पड़ रहा है एमबीबीएस में. तो अब आते हैं हम हमारे, ये थोड़ा बंदा टॉपर टाइप लग रहा है. तो क्यों अटेंड करता है कॉलेज? बोल. मैं तो अपनी क्रश को देखने आता हूँ. बहुत खूबसूरत है सर. अबे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो. ये क्या नौटियाबाजी कर रहे हो तुम यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज में आके? सबसे अच्छी यही आती है. क्या होगा इन बच्चों का यार? ये मैडम यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पे स्नैप लेके आई हूँ. अरे ये तो अब हर एक कॉलेज की रियलिटी बन चुकी है. अरे यार, यही एक बच्चा थोड़ा मुझे सज्जन लग रहा है. ये पढ़ रहा है. अरे हेलो, क्या कर रहे हो भाई? क्या ये भाई? तो सो रहा है रे. क्या है? अरे भाई क्या बताओ, हॉस्टल में नींद होती नहीं है तो इधर मस्त इसी आज में सोता हूँ. हे राम, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है. अच्छा है कि मैं अंधा हूँ. ये आपको जोक लग रहा है, बट इट्स नॉट अ जोक. ये आपकी भी रियलिटी हो सकती है अगर आप अपने इनिशियल फेज में रॉन्ग चले गए. सो लेट्स सी कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे गलत किया था. तो एक पहले आप बताइए कि आइडियल एमबीबीएस स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? वो अटेंड क्यों करना चाहिए कॉलेज? कोई बताएगा? पहले तो बताओ ये बहुत सही थी क्या जो आपने 4 आंसर किए? ये सही था क्या? किसी एक को भी कोई भी आंसर किसी को भी सही लगता है. कोई एक आंसर आपको सही लगा इसमें से कोई? नहीं ना, नहीं ना, चारों ऑप्शन गलत है. अब क्यों आना है, क्या आना चाहिए, ये हम बताएंगे आपको. तो पहले आप बताइए, आप में से किसी को क्या लगता है कि क्यों आना चाहिए कॉलेज? एक तो सही था, अटेंडेंस के लिए तो सब लोग आते हैं. आगे क्या लगता है क्यों आना है कॉलेज? अरे वो आप लोगों में से बताओ. चलो आप बताओ. प्रैक्टिस है ना, सबको कोई शर्माने की बताओ बताओ. ऐसे फ्रेंड्स डिस्कस करना है यहाँ पे. ऐसा हम क्या आपका लेक्चर नहीं दे रहे हैं. सर 11th में वो जो बेसिक पढ़ाई की थी, फिर एमबीबीएस में आने के बाद नई एक्सपोजर मिलेगा, फ्रेंड्स बनेंगे और इसके लिए अटेंड. नाइस. एक नंबर. और कोई बोलना चाहेगा? कोई भी उधर से बोलो. कोई भी. चलो गर्ल्स बोल रहे हैं. यहाँ पे फ्रेंडली डिस्कशन है. कोई यहाँ पे जूनियर सीनियर देख रहा है? कुछ नहीं है, एकदम फ्रेंडली डिस्कशन. कुछ नहीं, टेंशन मत लो. बोलो जो मन में आ रहा है बोलो. रैंडमली पिक करेंगे. रोल नंबर 13 कौन है? रोल नंबर कितने तुम लोगों को कितना? मैं बता रहा था ये बहुत बेकार है. चलो अब हम बताते हैं क्या करना है, क्यों करना है. पहले तो इतना तो सबको पता चल गया, सब जानते हैं ये अप्रोच बिल्कुल गलत. क्या अप्रोच होनी चाहिए? ये सिनेरियो और ऐसे क्यों हुआ? क्यों हमारे मन में ये थॉट्स हैं? क्यों हमारे मन में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेनी है, सीखना है, उसके लिए आना है? ये 4 थॉट्स हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ गलती हो रही है? चलो आप एक एक करके देखते हैं. बॉडी हॉस्टल लाइफ, ये सबसे बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए. इट्स एन पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेंबर. पर्सनालिटी डेवलपमेंट
यूनिवर है हॉस्टल जहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स देना पड़ता है PDC। तो फिर एक ब्रॉड एस्पेक्ट में आपको बताता हूँ कि हॉस्टल होता है। पहला तो हॉस्टल ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। आप यहाँ पे कोचिंग की तरह नहीं है कि आप अभी आए, आपने कोचिंग की 4 घंटे पहले यहाँ पे, फिर से आपको घर जाना है, फिर फैमिली के साथ बॉन्ड बनाना नहीं, आपको यहाँ पे अभी आपके फ्रेंड्स के साथ रहना है। तो जितना कंफर्टेबल आप अपने मॉम डैड के साथ होते थे, उतना कंफर्टेबल आपको अभी अपने क्लासमेट के साथ होना है, प्रोफेसर्स के साथ होना है एंड सीनियर्स के साथ भी होना है। क्योंकि जैसे आपको मॉम डैड गाइड करते हैं कि तू आउटसाइड ओरिएंटेड है, तो मैंने ये कि सीनियर्स क्या है, मतलब सीनियर प्रोफेसर्स क्या होते हैं, उन्होंने भी ये फेस से गो थ्रू हो चुके हैं। तो जो भी वो आपको बताते हैं प्रोफेसर सीनियर को, तो फिर इट जस्ट टू गाइड यू इन द प्रॉपर वे कि आप यहाँ पे आए हो तो फिर यू शुड गो इन द करेक्ट पाथ। ओके, आप कहाँ पे गलती ना करो। सो सेकेंड चीज़ क्या होती है कि हॉस्टल में क्या है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन होगी, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि अपना सेल्फ कंट्रोल कितना है, तो फिर दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, घर पे क्या रहता था, मॉम डैड है पूछने के लिए, भाई बहन है, तो फिर इंस्टाग्राम चलाते वक्त मॉम डांटेगी, बंद कर दे अभी पढ़ ले, तो फिर पढ़ लेंगे, या फिर किसी के साथ बाहर घूम रहे, डैड का कॉल आ गया, पढ़ से घर पे आ गए, तो फिर वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। तो हॉस्टल इन द सेकेंड फेज की आपको अपना सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है। यहाँ पे आप सेल्फ कंट्रोल डेवलपिंग भी आप इसे कह सकते हैं। एंड तीसरी बात है कि अब तक आपने जो भी किया वो ठीक था, नीट तक आने के लिए सफिशिएंट था। यहाँ से आगे आपको और बिल्डअप करना है। व्हाट वी से कि आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी, यूनिक पर्सनैलिटी बनानी, इन द सेंस कि आपके जो हॉबीज है 11-12 के थ्रू आप परस्यू नहीं कर सकते, या फिर 10th तक कुछ रेस्ट्रिक्शन के कि मॉम डैड को पढ़ने की बोल करते, लेकिन दिस इज द पास कोर्स। ओके, ऐसे नहीं 1-2 साल में कोर्स करने वाला है, बहुत बड़ा कोर्स है। एक बार में ये इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है कि 24 घंटे में पढ़ना ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पे आपको आके आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, आपकी हॉबीज डेवलप करनी है। हॉबीज इन द सेंस किसी को सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करो, आप करते रहते हैं सब लोग, जानिंग करते हैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे जानिंग चालू रहता है। किसी को डांसिंग पसंद है तो इवेंट्स आते हैं, डांस करो, स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स खेलो। तो फिर आपको यहाँ पे आके आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है एंड प्राइमरी को नहीं मिलना है, सब करना है, लेकिन प्राइमरी मूव को अपना क्या है बढ़ने दिया है। ठीक है, तो फिर दिस इज अ ब्रॉड मतलब आउटलाइन की हॉस्टल लाइफ होगी है। थैंक यू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब अपने घर से आए, कंफर्ट जोन को छोड़ना है। सबसे पहले न्यू सिटी है, नए लोग हैं, सबके रीच अलग है, सबके अप्रोचेस अलग है, सबका उस अप्रोच तक जाने का तरीका भी अलग होगा। सबके माइंडसेट के साथ कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है वो चीज़ समझो। हर इंसान में यहाँ पे किसी का लैंग्वेज बैरियर होगा, कोई इंग्लिश नहीं समझ पाता, कोई मराठी नहीं समझ पाता। उन्हें एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। एट लास्ट तुम्हें पेशेंट को ट्रीट करना है। ये चीज़ हमेशा अप्रोच हमेशा अपने ध्यान में रखो, और तुम्हें उनके हिसाब से एडजस्ट होना होगा, वो तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे। सो ये चीज़ छोड़ दो कि इसे मराठी नहीं आती तो हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे, या ऐसे इंग्लिश नहीं आती तो हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना लैंग्वेज बैरियर हटाओ। ओके, नई सीटी है, कोई भी ये चीज़ लेके ना चले कि जो हमारे सीटी में होता था, हमारे सीटी में ये सीन था वो सीन था, कुछ मतलब नहीं है। 5.5 साल में यही इसी सिटी में रहना है, इसी सिटी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ओके, एंड जो भी तुम्हारे रूममेट्स है, जो भी है, लाइक कलीग्स है, कोई तुम लोग ग्रुप की चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी, सबके अप्रोचेस अलग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़
सब लोग घर के कंफर्ट जोन में रहे, सब लोग रहे ना, घर पे सब लोग काम करे हुए मिलते थे, मम्मी सब चीजें करके देती थी। यहाँ पे आकर के ना कोई पूछने वाला है ना कोई काम करने वाला है, तो आपको खुद एडजस्ट करना है। यहाँ पर आकर के हम लोग ने भी एडजस्ट किया है, आपको भी एडजस्ट करना है, और ये एडजस्टमेंट जरूरी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। जैसे आपकी जो एमबीबीएस की लाइफ रहेगी या फिर आपने एमबीबीएस कर ली, पीजी लाइफ नहीं, तो मतलब कभी भी इतनी स्मूथनेस नहीं रहेगी कि आपको सब चीज़ करी हुई मिलेगी। तो इसलिए आपको एडजस्ट करना जरूरी है कि हॉस्टल में आकर के हम लोग को क्या है कि एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं और वॉशरूम की प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम सब लोग सोच के आए थे कि कॉलेज में आएंगे ये मजे रहेंगे कि हम लोग को अकेले के रूम मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन रियलिटी ये है कि अगले 5.5 साल तक हमको नहीं रहना है, हमको इस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। एडजस्टमेंट इश्यूज तो बहुत आएंगे। एक वॉशरूम में 20-20 लोग हैं, एक कमरे में 4-4 लोग हैं, रहने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं है अच्छे से। ये सोच के रहोगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। अब करना क्या है, कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, देखो मुश्किल तो है, सब जानते हैं, मुश्किल काम करना नहीं मजा है, ये भी सब जानते हैं। अब हॉस्टल में रहना है तो कैसे रहेंगे, खुशी से अपने आसपास के लोग अच्छे चुनो। कमरा बेकार होगा, लोग अच्छे होंगे तो कमरा सबसे अच्छा लगेगा। मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, मैं जैसे अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, वो हर समय में कोमोडिएट करते हैं। मान लो कल पानी नहीं आ रहा तो ठीक है, बाहर से ले आएंगे, ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, खाना नहीं खाएगा, ठीक है बाहर से खा लेंगे। हर चीज को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, वो तरीका ढूंढो, उस पर काम करो। बाकी हर समय कंप्लेन करने से कि यार कैसा कॉलेज है, कहाँ पे आ गए, मेरे को तो नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। बस 5.5 साल इधर लो, दिमाग की चीज दिखा लो, इसको जितना अच्छा बना सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो वो करो, वो तुम्हारे को खुद से करना है, कोई नहीं करके देना तुम्हारे लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, 200 बच्चे और झेल रहे हैं इस चीज को, 201 बाहर तो वो सब झेल रहे हैं। तो प्लीज अकेले नहीं हो, सबको सब एक साथ करना है जो करना है। अपने दोस्तों को अच्छे से सुनो, दोस्तों को अच्छे से सुनोगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, हर काम इजी हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट इशू आएंगे, बहुत सारे आएंगे, उन्हें कैसे हैंडल करना है तो खुद ढूंढ ले, कोई नहीं आपके बताने वाला। हम यहाँ पे काम तुम्हारा थोड़ा आसान कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह डूबी नहीं है तुम लोगों को, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आपको एक बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है। तो आप एक प्ले के माध्यम से दिखा दें कि एक एवरेज एमबीबीएस स्टूडेंट की हॉस्टल लाइफ कैसे होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अभी ऐसा टाइम है कि सारे बच्चे कॉलेज से छूटे और वो अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं। मक्का भाऊ कसं गेला कॉलेज? अरे काय ते बोरिंग लेक्चर, मैं तो ऑलरेडी टाइम सो रहा था, मेरे को अभी भी नींद आ रही है, मैं सो ही रहा हूँ। सच में यार बहुत बोरिंग होते हैं। चल थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए कैंटीन में आते हैं। चलो कैंटीन। वे आर मूविंग टू कैंटीन। और गिरीश भाई क्या नाश्ता वास्ता? यार सीनियर्स ने स्पोर्ट्स के लिए भी बुलाया। अरे चलो अभी क्या पढ़ना, अभी खेलते हैं, आकर के पढ़ेंगे। चलो अरे पढ़ना थोड़ा तो पड़ेगा ना यार, इतना बैकलॉग रहेगा यार, क्या करेंगे? कुछ नहीं होता, 5 साल पढ़ लेंगे। चल पढ़ेंगे बाद में, चल पहले So they have played. Now they are entering their rooms back. ओके गिरीश भाई, बाद में मिलते हैं। अरे भाई अभी तो चलो खाने का टाइम हो गया। हाँ यार, अरे यार चलो 7:30 से पहले खाना भी खाना है ना। ठीक है चलो खाना खा लेते हैं। चल। क्या ही खाना है यार ये मेस का, बहुत बोरिंग खाना है, बहुत
चलो कैसे तो खा लेते जिंदा रहने के लिए। खाना खा के आए, वही गप्पेबाजी कंटिन्यू। चलो Now it's 2 o'clock, गप्पेबाजी एकदम सब मस्ती वस्ती हो गई इनकी, अब सोने का टाइम। और कुछ पढ़ेंगे भी। चलो And now the senior enters. ए बड़ी चर्बी चढ़ रही तुम्हारे को। चलो लाइन बनाओ सीधी वहाँ पे। आज बताता तुम्हें गलतियां तुम्हारी खत्म नहीं होती, एक काम ढंग से आता नहीं तुम लोगों को, विश करते नहीं हो। नीचे नीचे हाथ पीछे पैर बंद कर। ये नहीं है तुम्हारी। तो एक से अच्छी मेरी बहन लाइन बनाती सेकंड क्लास की, सीधी खड़े हो। आजकल बहुत कर रहे हो, रात के 2 बजे तो कहाँ घूम रहे थे। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अपना सीनियर की बात मानो सारी। ग्राउंड साफ करने आता है कल टाइम से, समझ में आ रहा है? तू सीआर है ना, काय का सीआर है तू? अबे बड़े दांत दिख रहे तेरे हैं, बोल के ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। चल पीडीसी देते देते 4:30 हो गए, अब जा रहे सोने के लिए। चलो सोते लेट सोए, लेट उठेंगे। 8:50 को इनकी नींद टूटती है, 9 बजे का कॉलेज है। 8:50 हो गए। हाँ यार, कॉलेज जाना है। कॉलेज में। अरे भाई उठ 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 भाई, कॉलेज जाना है। उठ भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, जा। मुझे तो जाना पड़ेगा कॉलेज, लेट हो जाएगा, अटेंडेंस नहीं कर दे कॉलेज में। प्रॉक्सी लगा लेना भाई। So guys, we were discussing about biochemistry. ये हुआ, वो हुआ। Okay. मैं ये टाइम तो तुमने आने का। ये इसमें टीचर्स की। क्या बोलो सॉरी का? एक्सेप्ट कर लो। बैठो जाओ। आवाज मत करना, बिना आवाज के बैठो जाओ सारे। एक सेकंड। लेट हुए ना? एंटरटेन की क्लास। Go and entertain the class. सॉरी मैम। No sorry, go and entertain the class. ओके भाई तुम्हारा शायरी करेगा। अरे मैम, आपने यहाँ देखो, आपको मैंने बताया था मैं कॉलेज का हूँ, तो सबको बताया था ना मैंने। अब उस बंदी पे शायरी तो बनती है भाई, शायरी तो बनती है। अब शायरी करने से पहले मैं इतना बता दूं कि अरे हम प्यार बहुत करते हैं उससे। यहाँ बैठे कुछ लोग जानते होंगे, मेरी सब समझ रहे हो, अभी हंस रहे हो बस। भाई बहुत मजा आता है इसमें, इससे ही पढ़ाई में मन लगता है, इससे अटेंडेंस बढ़ती है। ये सब बहुत जरूरी है, पढ़ाई वगैरह होती रहेगी, ये सब करना भी बहुत जरूरी है। शायरी तो ठीक है। I told to entertain the class. I don't know. एक सेकंड फोन प्लीज। मैंने ना बहुत प्यार से लिखी थी उसके लिए, इतने प्यार से लिखी थी कि प्यार में मैं भूल गया। ठीक है, तो शायरी कुछ इस प्रकार है। मसला ये है कि हड़ताल कर नहीं सकते, मसला ये है कि हड़ताल कर नहीं सकते। एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट में, एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट में, एक तेरा ही नंबर है जिसमें कॉल कर नहीं सकते। मैं ब्लॉक कर दिया उसमें, ठीक है। फिर भी इंतजार करेंगे तेरा, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हमें ठिकाने लग जाए। सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। कोई गैस कर सकता है कि इस बारे में फिजिक्स छोड़ के अपनी को कोई गैस कर सकता है कि किस टॉपिक पे अपन बात करेंगे? सही से आंसर। और जिम कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ। अरे
हमारा टॉपर आ गया इस बार का। लेकिन दिक्कत है उसमें 2 ब्लॉक्स है ही नहीं, वो एक ही कंपार्टमेंट में है। तो क्या कर सकते हैं, वो कॉलेज लाइफ है या फिर हॉस्टल लाइफ है? 2 अलग-अलग कंपोनेंट है ना के हिसाब से, कि कॉलेज लाइफ अलग है, हॉस्टल लाइफ अलग है। तो फिर क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? बैलेंस के लिए तो अलग-अलग ब्लॉक्स हैं। दोनों साइड से reinforce करें। आयुष बैलेंस क्या डिफरेंस है? Stand up and sit. Still life and college life balance. पूरा और करेक्ट। Hostel life और college life same. करेक्ट। ये तो आपके दिमाग में है कि कहीं कॉलेज लाइफ अलग है, हॉस्टल लाइफ अलग है। It's just a part of your journey. कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ कुछ अलग नहीं है, बस जैसे हमारा हॉस्टल में कॉलेज की लाइफ होती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इट्स द सेम कंपोनेंट। जैसे आप नीट के प्रिपरेशन के टाइम ऐसे कुछ होता था कि कोचिंग लाइफ अलग है और घर पे आके पढ़ाई की लाइफ अलग है, ऐसे कुछ होता था क्या कि भाई मैंने आज कोचिंग में बहुत पढ़ लिया तो अपने घर पे आके नहीं पढ़ूंगा, कुछ है क्या? वो इंटीग्रेटेड था। तो फिर यहाँ पे आके डिफरेंस क्यों बना कि क्यों, मतलब कॉलेज में गए तो फिर हॉस्टल में नहीं पढ़ना है, या फिर हॉस्टल में पढ़ने के लिए अपने को कॉलेज नहीं जाना है? ये डिफरेंस क्यों अराइज होता है किसी के मन में? इंटरैक्ट करो, जो भी आता है उनमें बोलो। ये डिफरेंस क्यों आता है माइंड में? एनीवन? ट्रैवलिंग की वजह से बहुत हेक्टिक रहता है, आना जाना, फिर से आना, फिर से जाना। जैसे सो ये वैलिड रीजन नहीं है पहली बात। तो आपको कॉलेज भी आना है, हॉस्टल भी पढ़ना है, तो फिर ये डिफरेंस यहाँ पे आपकी क्यों बनता है? क्या तो बना नहीं है माइंड में ऐसे नहीं बना है? ओके, तो फिर और थोड़ा डीप चले जाते हैं। आई वांट समवन टू टेल मी डेली रूटीन कि मतलब वो वहाँ से जाते हैं हॉस्टल में जाके क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आशीर्वाद तो अपना रूटीन बताओ। लेट्स से हॉस्टल में ये बताएं। सर पहले यहाँ से सर 5 बजे मैं घर जाता हूँ। हाँ। एंड सर आफ्टर गोइंग होम मतलब जो पीपीटी हमें अभी फिलहाल तो मैं पीपीटी बनाता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं पहले तो बुक्स लेता हूँ और स्टडी करना स्टार्ट करता हूँ। स्टडी एंड सर जब मेरा स्टडी हो जाता है थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटा, उसके बाद मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुनता हूँ फॉर रिलैक्सिंग द माइंड एंड देन आई हैव टू डिनर एंड देन आई मतलब भाई नीट लाइफ है। ठीक है, कोई मैंने हॉस्टल आ गया फिर ऐसा यस मैम आप बताइए। मैं 5 हॉस्टल जाने के बाद ऑनेस्टली नहाते हैं, सुबह नहीं नहाए तो हम तो आपने जाने के बाद भी नहीं जाते। तो फ्रेश होके फिर 6 o'clock हो जाता है नॉर्मली। उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट वगैरह करना है, तब तक लंच हो जाता है। और थोड़ा सा अभी तो हाँ डिनर थोड़ा सा वर्कलोड है अभी, मतलब काम वगैरह है तो पीपीटीज बनाने जैसे टीम्स वगैरह है अभी, तो उसके बाद थोड़ा सा उस पर वक्त रहता है। और फिर नाइट में आई पर्सनली प्रेफर रीडिंग बुक्स, तो थोड़ा सा
No, sir, it begins there. Like we end it around 2:30 के बाद. 2:30. Thank you, sir. मेजॉरिटी आप देखोगे रेगुलर रूटीन क्या होता है ऑनलाइन कॉलेज आते हो आदमी यहाँ पे आके हॉस्टल में चले गए फिर हॉस्टल में जाने के बाद बहुत थक गए रहते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग है फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रैवलिंग कॉलेज वहाँ पे जाके सो लिए कैंटीन में खा लिए स्पोर्ट्स खेल लिए और उसके बाद फिर से थकावट होती है बैठ गए नए नए लोग के साइड में तो फिर इंटरेक्ट करो मेरा पास क्या है क्या है फिर सब चालू हो जाता है फिर उसके बाद में टाइम ऐसे एकदम फास्ट चला जाता है कि पता नहीं चलता देन इट्स लाइक कि अभी डिनर कर लो डिनर के बाद कुछ तो फिर एक्टिविटी हो जाती है जैसे एक्टिविटी का काम है तो फिर उसके बाद में सो जाते हैं तो फिर ये बिल्डअप होना आपने स्टार्ट हो चुका है अगर जो गलती हमने की वो हम नहीं चाहते कि आप रिपीट करो ओके तो फिर ये हैबिट अभी से स्टार्ट होगा चालू हो चुका है इसलिए मैंने आपसे आपका डेली रूटीन पूछा कि आप दिन में करते क्या तो फिर बस अपने को इसी अभी कोई स्टॉप लगाना है द फर्स्ट वे टू थिंग वी नीड टू डू इज कि अपने को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी मेंटालिटी चेंज करनी है जैसे एक्टिव करना है ठीक है जैसे आयुष ने भी बताया कि झेलना सीखो ठीक है कंप्लेंट करना बंद कर दो कंप्लेंट करने से यहाँ पे कुछ नहीं होता कंप्लेंट करने से यहाँ पे कुछ नहीं होता झेलना सीख लो कि भाई नहीं खाना अच्छा मिलता है तो नहीं मिलता है एडजस्ट करना है कुछ ट्रैवलिंग दूर है और कॉलेज दूर है तो दूर है अभी आपके पास नहीं है क्या कर सकते लेकिन आपने को उसमें एडजस्ट होना है जैसे अडॉप्ट करना है कुछ भी करके वो करना है उसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी जैसे नीट के प्रिपरेशन के टाइम भी ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में 11 के फर्स्ट डे से हमने 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया बेबी से पहले लेते हैं 2 घंटे पढ़ते हैं 3 घंटे पढ़ते हैं तो फिर उसमें बाद में हैबिट बन जाती है तो जब एक हैबिट बन जाती है उसके बाद में आपको किसी को फोर्स करना पड़ा था पढ़ लो करके खुद से पढ़ते थे सब लोग बस वही अपने को करना है यहाँ पे अपने कुछ डिफरेंट नहीं स्टार्टिंग में ही आपने को खुद को फुल स्टॉप लगाना है तो फिर बेसिक रूटीन बता दो जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ पे आपने सिर्फ पढ़ने की नहीं है यहाँ पे हमें अपना पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है यूनिक आइडेंटिटी बनानी है तो फिर अपने को सब चीज़ें साथ में लेके चलनी है ऐसे नहीं है सिर्फ पढ़ के टॉपर्स बन जाओगे ऐसे या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स के भी यहाँ पे कोई गेम क्रीडा सारा नहीं है सिर्फ स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है या फिर स्पोर्ट्स खेलना है या फिर मजे करने हैं तो फिर बेसिक रूटीन होना क्या चाहिए तो पहले तो मैं रात से चालू करता हूँ क्योंकि टाइम वहाँ से ही चालू होती है इम्पैक्ट पढ़ना के उसकी तो फिर रात में कैसे ठीक है आपको कोई सडन सर्कमस्टांसेस कि आप रात को लेट सो गए ठीक है 1 बजे या 2 बजे ठीक है 2 बजे सो गए 2 बजे सो के भी आप 8 बजे उठ सकते हैं ठीक है जब आपका एग्जाम टाइम आएगा लिटरली देखो एग्जाम टाइम हम बस 2 या 3 घंटे या फिर जब आपकी अब आगे बढ़ोगे डॉक्टर बनोगे तो उस टाइम में भी आपका स्लीप साइकिल बहुत कम होता है स्लीप कम होती है तो आप अभी से थोड़ा अडॉप्ट करना सीख कम स्लीप में भी अपना काम कर सकते हैं 5 आवर्स मिनिमम है आपके लिए सोना इन द नाइट 8 बजे आप उठे
है तो फिर हॉस्टल कंडीशन नहीं सपोर्ट करती है, टीचर नहीं, एक के लिए बहुत लाइन लगी होती है, नहीं कर सकते थोड़ी चीज़ है, तो फिर ठीक है ना, जो बेसिक है वो कर लो, तो बाद में कर सकते हो, बाद में कर सकते, जैसे खाना वापस जाके कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बेसिकली क्या है, आपको कॉलेज आना है, यहाँ तक आपको आना है, यहाँ तक आप आ गए, आने के बाद कैसा रहता है कि बहुत लोग नींद में रहते हैं, तो फिर नींद में रहते हैं तो फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन अपने प्रोफेसर्स ने मिल गया है, क्या आपको पहले से एक शेड्यूल दिया रहता है कि आपको क्या पढ़ाने वाले हो, मतलब आगे का शेड्यूल दिया हुआ रहता है, तो फिर जस्ट कि आप ऑटो से आ रहे हो, तैयार हो रहे हैं, तो फिर कुछ यूट्यूब पे पढ़ लिया, फिर बुक से जाते रहते पढ़ लिया कि अपना आज क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने की चीज, यहाँ पे गलती मत करना, आपके पास है ऑलरेडी एक शेड्यूल है कि आप आगे जाके क्या पढ़ने वाले हो, तो फिर बेसिकली आप वो ढूंढ लें या फिर ऑटो से आ जाते यूट्यूब पे वीडियो देखिए, या फिर पहले पहले फ्रेंड आ रही है फ्रेंड को लिखने पढ़ लूँ, जाते जाते डिस्कस कर लिया, फिर वहाँ पर जब आप आओगे तो मोस्ट मतलब फैक्टर क्या रहता है, आपको नींद आती है, फैक्टर ये रहता है कि आपको समझ नहीं है, आप रिलेट नहीं कर पाते तो आपको नींद आती है ऑब्वियसली, तो फिर ये चीज़ दूर करने के लिए, नींद दूर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा आइडिया लेके आओ टॉपिक के बारे में, अगर आप टॉपिक के बारे में आइडिया लेके आ गए तो फिर आप लेक्चर अटेंड करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो आपके दूर है काम से कुछ तो सब जा रहा है, ठीक है, जब आप बुक ओपन करोगे तो बुक में आप जब पढ़ोगे सेम रहता है, ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे कुछ और पढ़ा है वहाँ पे कुछ और पढ़ा, तो फिर आपको वहाँ पे जाके मिलेगा कुछ नहीं, नीट का पढ़ना यही चलता है, कुछ अलग नहीं है डिटेल्स में, तो फिर आपने लेक्चर अटेंड करके 12 बजे तक हो, अभी 12 बजे हो गया, फिर 12:15 के बाद फट से उठना है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं सोलापुर न्यू सिटी है, वहाँ पे चाट ट्राई करते हैं, वहाँ पे खाना ट्राई करते हैं, करो वेकेशन के, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद आप घर जाने वाले, पूरे 5 साल यही है, और सोलापुर इतनी भी बड़ी सिटी नहीं, बहुत टाइम लगता है एक्सप्लोर करने में, तो फिर जो करना है वो वेकेशन के दिन करो, 12 बजे हो गया, 12:15 हो गया, अब यहाँ से ऑटो 10 मिनट लगती है हॉस्टल पहुँचने, ठीक है, 15 मिनट लगे, 12:30 आप पहुँच गया, घर से बैग रखनी है, एड्रेस निकालना है, खाना मिलना है, खाना खा के हो गया आपका 1:30, मतलब एक दिन के गैप पे फातिमा लेती है क्लिनिकल केसेस का, ठीक है, तो फिर क्लिनिकल केसेस का हमारे टाइम से इंटरव्यू होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अटेंड करना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लेट हो गया, लेक्चर 12:30 तक एक्सटेंड हो गया, फिर सीरियस रहता है, तो फिर और लेट हो गया, ठीक है, 10-15-20 मिनट थोड़ा लेट हो गया, तो फिर प्रोफेसर अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे for biochemistry, I will consider your 10 minutes late entry or 20 minutes late entry, okay? And I will instruct my teachers also to allow you. लेकिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल आना ही नहीं है, या फिर ऐसा भी मत करो कि डायरेक्टली प्रेजेंटी के लिए 2:30 को आ गए, मुझे अंदर ले लो, मेरा प्रेजेंटी बता, प्रेजेंटी से भी ज़्यादा कुछ चीज़ छूट रही है, वो है पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे सारे अच्छे वाले बच्चे जो आपको और कुछ बिगड़े वाले बच्चे भी, ऐसे मेरी टीम कि आपको गाइड कर सके कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। और प्रतीक के लिए मैं बताऊंगी इसका 100% प्रेजेंटी है यहाँ पे, ये है कि वो लोकलाइज है, लेकिन हॉस्टलाइज में भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 95 अबाउट प्रेजेंटी मेरे पास था, ठीक है। तो थोड़ा प्रेजेंटी के ध्यान दो, 1:30 का एक कोई भी मिस नहीं। लेकिन ये एडजस्टमेंट मैम का यूजली तैयार है, आप आपकी लाइफ के साथ यूजली तैयार कि मैंने समझा है मतलब ये सोना मुझे तो क्या थोड़ा अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, ठीक है, एक्टिव बनो, अभी तो अड्डा ऐसे नहीं है तो भूले हो गया, थोड़ा एक्टिव बनो, ठीक है, अभी और थोड़ी स्ट्रेंथ लगाते हैं, फिर हॉस्पिटल के एक बार सोच सकते हैं
फिर करना क्या है, आपको सुबह उठना है, 8 बजे उठना है। ऐसे नहीं है कि 8:50 को कोई उठ रहा है रिलेटिव के कॉलेज आ रहा है, ठीक है। 8:10 8:20 जो आपको शेड्यूल दिया है वो आपको पढ़ के आना है या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के ही आना है, उसके बिना कोई आएगा नहीं। ऐसा नहीं मतलब देखने तो आओगे नहीं, बस ट्राई टू देख के आओ। एक बार आपके पास माइंड में आएगा तो फिर यहाँ पे जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए, अब वापस गए, आपने खाना वाना खाया, सब हो गया, तो फिर आपने ब्रेन को पता बस और एक ऑर्डर पकड़े बस यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो आगे चला जाता है, तो आपका आने के टाइम रहता है ना, वो एक बार हॉस्पिटल पहुँच गया और आपने आप चला जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने लेक्चर्स प्रैक्टिकल से, अगर आपने MBBS में आके प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए तो फिर आपका MBBS करना यूजलेस। सिर्फ बुक पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बनोगे, प्रैक्टिकल 90% रोल प्ले करता है। प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको प्रैक्टिकल में आना है। आपने प्रैक्टिकल अटेंड कर लिए, प्रैक्टिकल के बाद जाओ हॉस्टल, सोलो 1 घंटा तो 2 घंटा तो 3 घंटा, ठीक है। 6 बजे आप हॉस्टल पहुँचते, कैसे 7 बजे सो लिए, डिनर कर लिया, डिनर के बाद इनके आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो फिर वो आप हॉस्टल में कर सकते हैं, या फिर सीनियर स्कूल है तो फिर आप मेरे लिए जा सकते हैं। ये सब आपने एक्टिविटीज कर ली, या आप कब तक कर सकते हो, 8 बजे आपका डिनर हो गया। ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ये टाइमिंग याद रखना, टाइम के हिसाब से करोगे तो फिर पकड़ में आने लगता कि कहाँ पे आप पकड़ होते हैं, ठीक है। तो फिर आपने 8 बजे तक आपका सब हो गया डिनर और तो उसके बाद में आपने कुछ कर लिया 10 बजे, ठीक है। MBBS लाइफ में हर दिन 1 घंटा भी पढ़ लिए ना तो आप टॉपर बन गए। आई रिपीट माय सेंटेंस, MBBS लाइफ में आपने दिन में 1 घंटा भी प्रोडक्टिव दे दिया ना, आप टॉपर बन गए। क्योंकि हर दिन तो आप जहाँ पे पढ़ते हो वो सेम चीज बस आपको जाके हॉस्टल पे रिपीट करनी है, या फिर घर पे जाके रिपीट कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर 10 बजे तक आपका जो भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज है वो आपने कर लिया। मैं ये टाइम आपसे डिमांड कर रहा हूँ 10 से लेकर 11 बजे, 10 से लेकर 11 बजे तक आप पढ़ लो, दिल पे पत्थर रख लो, कुछ भी कर लो, पढ़ लो 1 घंटा प्रोडक्टिव। 11 बजे तक पढ़ लिए तो फिर उसके बाद में वीकेंड स्टार्ट कीजिए और जो करना है आप करो। 11 से फिर से आप 12-1 बजे तक कर लो, फिर 5 घंटा सीख। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो फिर इसमें आपका कभी भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि मैं ऐसा एंजॉय नहीं कर पा रहा मेरी लाइफ को, मैं सिर्फ यहाँ पे आके पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ है? जो मैं अभी कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ कभी लगा रहा हूँ वो काफी आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? नहीं। स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ वो स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपका यहाँ पे? नहीं हो रहा है। एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन योर शेड्यूल। 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते रहते हैं, इससे अपने को आइडिया नहीं ये टाइम कितना है। लेकिन वहाँ पे आके आप सीख लो कि आपके पास जितना टाइम है उससे आप प्रोडक्टिव बन सकते हो, बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हो इस ड्यूरेशन में। जो गलतियाँ हमने की है वो आप ना दोहराओ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक हैबिट बन जाती है कि भाई एक दिन कॉलेज में अटेंड करते हैं प्रॉक्सी लग जाती है, तो फिर अगले दिन भी ऐसे लगता है कि ठीक है आज भी नहीं जाऊँगा, आज भी प्रॉक्सी लग जाएगी। फिर फर्स्ट इंटरनल की अटेंडेंस आती है, प्रॉक्सी के अंदर बन जाती है अटेंडेंस, तो फिर एक बार अटेंडेंस बन गई तो कहीं शायद सब कुछ हो रहा है क्यों जाना है कॉलेज। एग्जाम टाइम आ गया, एग्जाम टाइम में पढ़ लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ वहाँ से पास हो गए, तो फिर बस अपने माइंड को इस तरफ डेवलप नहीं करना है जिस तरफ मैं अपना माइंड डेवलप करना, ठीक है। तो फिर जो शेड्यूल मैंने बनाया उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मैंने डिमांड क्या किया आपको कि आप कॉलेज अटेंड करो। फर्स्ट कॉलेज अटेंड करना है, नींद आ गई ठीक है, आप आओ तो वहाँ पे और पढ़ के आओ। सेकेंड चीज मैंने क्या डिमांड किया कि आपकी मेंटालिटी मतलब थोड़ा एक्टिव बनो, आप सब एक्टिव हो, आप ऐसे नहीं एक्टिव नहीं, लेकिन यहाँ पे आके आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते तो फिर जस्ट लाइक कि छोड़ देते हो, लूज हो जाओ, वैसे होना नहीं है आपको यहाँ पे, लूज होने नहीं आए और स्ट्रॉन्ग बनने आए। और तीसरी चीज़ है दिन का 1 घंटा काम करना है,
1 hour a day, ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं मांग रहा हूँ। 1 घंटा भी आप पढ़ लिए ना, वो आपको एग्जाम टाइम में पता चलेगा कि वो कितना प्रोडक्टिव है। और जब आता है वीकेंड्स का, वीकेंड्स डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे के दिन कोई नहीं पढ़ेगा, संडे जो रहता है फुल एंजॉय करें, ठीक है? संडे अपन पूरा दिन एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन एट दी एंड आई डिमांड 2 आवर्स। संडे के दिन मैं आपके 2 घंटे मांगा ऑलरेडी, जो आपने वीक में किया है, मतलब 2 घंटे मांगा। आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे को आधा तो 1 घंटा, संडे को 1 घंटा। रिविजन भी इम्पोर्टेंट है, ये जो पढ़ा है वो आप थोड़ा और एक बार भी दिमाग से गेम में चले जाए, कुछ यूज नहीं होता, ठीक है? तो फिर मैंने क्या मांगा है आपसे, नॉन वीकेंड डेज कितना घंटा चाहिए मुझे? 1 घंटा पढ़ने, और वीकेंड के दिन 2 घंटे। कोई आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है भी हो, कि सर मुझे ये भी करना है, मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ, यहीं पे अपन सॉल्व कर ले। आपके दिमाग में 0.1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है आप यहाँ से हॉस्टल पे जाओ, फिर हॉस्टल पे जाके आपको सीनियर्स कुछ और बताएंगे, जैसे आपने एक्ट में भी समझा कि कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सीनियर भी नहीं है। अब जिसके पास आओगे राय मांगे मेरे पास वहाँ पर, ठीक है? जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं वहाँ भी वही बताऊँगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सीनियर्स कुछ और बताते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, बाय के 30 क्वेश्चन का एक दिन में पूरा ले जाएंगे, बाय के नहीं होता है। ट्राई करके देखा है हमने से नहीं उठता है, एक दिन में कोई सब्जेक्ट नहीं उठता है। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि सर मुझे ये मेरे शेड्यूल में एडजस्ट करना है, या फिर बहुत मेजर फैक्टर मेरे लाइफ का है एनीवे, फ्रैंक होके बताओ, फ्रैंक होके बताओ। किसी को रील करना पसंद है मेकअप वेकअप करके, या फिर कुछ और कुछ बोलता है रील करना है, और प्रिपरेशन और करना है, वो है हमारा ऑप्शन भी है। एनीवे फ्रॉम कुछ नया आप ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, या फिर कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी करना बहुत नहीं है। ऐसे कुछ है नहीं हो रही है आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज, तो फिर मैं आपसे ये प्रॉमिस ले सकता हूँ, ठीक है, कि आपका लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, आपकी किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जब आपके शेड्यूल पे बैठ रहा है तो फिर इससे आगे कॉलेज में कोई नहीं करेगा, तो फिर कॉलेज में हॉस्टल ये शब्द आप यूज करना छोड़ ही दोगे, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है, ठीक है? और जो मैंने स्ट्रेस किया था ये होगी नॉर्मल बात है, जॉब मेजॉरिटी टाइम फॉलो करोगे। मैं ऐसे भी टाइम पे आता हूँ जब पीक टाइम रहता है, उस टाइम पे बहुत रिग्रेस शेड्यूल रहता है, जैसे आपने इवेंट्स आते हैं, मैं जरूर फोकस, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। जब इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स के टाइम पे ऐसे रहता है कि अपने को इवेंट्स करवाने, कॉलेज में इवेंट्स करवाने को कोर्स 2 साल जो है बस ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर इवेंट्स तो कॉलेज में करने ही है, उसके लिए कोई इम्पोर्ट नहीं, तो फिर उसमें अपने को अपना मैन पावर भी देना है, ठीक है? तो फिर उसमें क्या रहता है, सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, फिर जो काम हो करना, लेकिन इट्स लाइक इवेंट्स भी कॉलेज के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब जो भी इवेंट्स का टाइम होता है, मैचेस कर रहे हैं, वो अराउंड 8 खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि आपका माइंड इनएक्टिव है, मैं सर ग्राउंड पे थक गया, मैं क्रिकेट थक गया, मैं क्रिकेट थक गई, अब मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, आपके माइंड को एक्टिव बनाना है। तुम लोग बाल दोनों जल्दी से 15 मिनट में आप तैयार हो सकते हो, ऐसा नहीं है तैयार हो नहीं सकते, जल्दी से फट से तैयार होने कॉलेज आना है, कॉलेज अटेंड करना है, जो लोग आते हैं अटेंडेंस तो मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं है कि इवेंट्स पूरे साल चलते रहते हैं, 5-6 दिन चलते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपने को कॉलेज कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, जो गलती हमने की आप वो ना दोहराओ। ऐसे नहीं है कि अटेंडेंस एंड में मिल जाती है, नहीं मिलेगी, इसके आगे मिलती ही नहीं, बहुत रोना पड़ता है। डिग्री आने से अच्छा कुछ कर लेना था, डिग्री आने आया नहीं ना, तो फिर
इवेंट्स के टाइम आएंगे तो फिर और आपको ब्रीफ करेंगे आपको इन दैट कैसे क्या मैनेज करना है। बस ये चीज ध्यान में रखो कि आपका माइंड आपको एक्टिव रखना है, ट्रेन इट इन द राइट वे। सीनियर्स का सुन के किसी और कॉलेज में है वो कॉलेज ही नहीं जाता है, फिर भी उसका सपोर्ट है तो फिर मैं उसके तरह से मैं माइंड डेवलप कर नहीं करता। ट्रेन इट इन द प्रॉपर वे फ्रॉम द बिगिनिंग। जो भी है झेलना सीखो, जितना झेलोगे उतना अच्छा डॉक्टर बनोगे, ठीक है। अब अभी बोलोगे सर बिना सोचे कोई डॉक्टर बने, सोएंगे नहीं तो फिर क्या डॉक्टर बनेगी? एडजस्ट जब आप बनोगे तो फिर उसका करोगे कि आपको वहाँ पे इम्पैक्ट देगा। हर चीज़ जो आप हॉस्टल में फेस करते हो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं यूजफुल है, कुछ वे में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो फिर किसी का कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूँ कि आप हर दिन कॉलेज अटेंड करोगे, ठीक है। मैं हॉस्टल पे रहता हूँ, मैं हॉस्टल नंबर 4 पे कभी भी आके चेक करके जा सकता हूँ कि कोई बच्चा कॉलेज क्यों नहीं। और ये बीमारियों का बहाना ठीक है, कब ठीक है आपको बहुत हाई फीवर है, बहुत कफिंग हो रही है, बहुत स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, मेरी भी थोड़ी सर्च हुई है आपका और से पता चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँ। थोड़ा झीलो, चले जाओ, ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है आपकी ऐसा नहीं इसके विषय। तो फिर ये पेट दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये बहाना नहीं चाहिए। जब रात में बहुत नहीं हुआ है तो दिन में नहीं हो पाए आई चेक, और मैं आपके हॉस्पिटल में भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आगे अपने को अच्छे से ट्रेन करना है। अपने को एकेडमिक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके पास फुल टाइम है, हमारा 8 महीनों में खत्म हो गया फर्स्ट ईयर, आपका पूरा कोर्स चलने वाला है। तो फिर यू डेवलप योर माइंड इन द करेक्ट वे फ्रॉम द बिगिनिंग। सो यू ऑल प्रॉमिस मी, किसी का कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर ने अब आधा घंटा बताया क्यों कॉलेज अटेंड करें, क्यों कॉलेज अटेंड करो, शेड्यूल बनाओ, अच्छे से शेड्यूल बनाओ। पर इम्पोर्टेंस क्या है यार कॉलेज की? मतलब आपको बोल सकते हो कि सर ने बोला हाँ इतना कॉम्प्रोमाइज करो, यहाँ पे 4 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कवर करके आओ, अटेंड करो, पर फायदा क्या है? हम तो ऑनलाइन सीख रहे हैं ना यार, हम ऑनलाइन इतने अच्छे एजुकेटर्स हैं, हम ये प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। अब बोलोगे आई एम रॉन्ग, अब बोलोगे कि नहीं? बोलो यार, अरे यू आर ऑल यंग मैन, अब 20s एंड अपने टीन्स में हो। मैं क्या यहाँ पे 80 इयर्स के बच्चों को बोल रहा हूँ, 80 इयर्स के बच्चों को बोल रहा हूँ, कुछ तो आवाज निकल रही है, नहीं बोलते यस नो, कुछ तो बोलो यस, थोड़ा मतलब एनर्जेटिक रहो यार। इतना भी आप डल हो जाओगे तो कैसे करोगे एमबीबीएस? यहाँ पे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, फुल पेशेंट नहीं बनना है। अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोलो अभी तो। आपका पेशेंट है यार, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं लग रहा। तेज बोलो, टूट जा भाई यार, टूट जा। तेज बोलो, यस सर, यस सर। ये जोश रहना चाहिए यार, डॉक्टर से कुछ तो जोश रखो, वरना पेशेंट आके बोलेगा यार पहले डॉक्टर का आईडी लगा दो यार, ये नहीं बीमार लग रहा है मेरे से ज्यादा। तो ओके, तो सर ने बोला कि हाँ इतना अपना शेड्यूल मैनेज करो, अटेंड करो, कॉलेज अटेंड करो। तो क्यों अटेंड करना चाहिए मेनली? तो बेसिकली आप लेते हो नॉलेज तो लेने के सोर्सेज बहुत है। आप यूट्यूब से ले सकते हो, वेरियस प्लेटफॉर्म से, वहाँ से आप कुछ भी नॉलेज ले सकते हो। इतने अच्छे लेक्चर मिलते हैं, यू कैन से कि हाँ कॉलेज से तो वहाँ पे सिखाते हैं। पर कॉलेज में जो डिफरेंस रहता है वो है आपको एक लाइव इंटरेक्शन मिलता है विद योर लेक्चरर्स से इंटरेक्शन इट्स प्राइसलेस। आप कितना भी पे करो, कौन से प्लेटफॉर्म पर पे करो, जो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यू कांट गेट ऑनलाइन। तो बेसिकली इसके लिए आप यहाँ पे अटेंड करो। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा डाउट पूछते हो कि सर ये ऐसा क्यों होता है, फिर सर के पास इतनी नॉलेज रहती है कि वो आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, आपको कंसेप्ट इतना अच्छा बिल्ड होता है कि आप उसको लाइफ टाइम में भूलोगे। और एक मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे आके एक लेक्चर अटेंड करो, सर से थोड़ा इंटरेक्शन करो, और वो आप टॉपिक सिर्फ एक बार या फिर से पढ़ोगे मत, अगर वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप इतने अच्छे से आप लिख के आ सकते हो कि आप गारंटी गुड स्कोर करोगे। और वो टॉपिक हमेशा आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, क्योंकि जो हम इंटरेक्शन से सीखते हैं
डिस्कस करते हैं वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी में सेव होता है। आप सिर्फ रटोगे, सिर्फ रट्टा मारना है, हाँ ये लेक्चर ये ऐसा था, ये सिखा रहा है, रिपोर्ट लिख लेते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। वो आप आज याद रखोगे, 1 महीने तक याद रखोगे, फिर भूल जाओगे और वो आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं रहेगा, आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे कि हाँ मैंने ये पूछा था, फिर सर ने ऐसा बोला था। वो ना रिलेवेंट हो जाता है कि आप कभी नहीं भूलोगे, पर आपको टोन याद नहीं कि सर ने इस टोन में हमें बताया कि ऐसा ये होता है। अभी आपके अभी हिस्टोलॉजी लेक्चर्स नहीं हुए, जब आपके होंगे तो आपको समझेगा कि सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप जब भी एग्जाम में भी लिखते हो तो आपको सर की वो टोन याद आती है, तो सर ने इस टोन में अच्छे से पढ़ाया था और वो बहुत हेल्पफुल रहती है। आप रिवीजन भी करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप अटेंड करोगे, लेक्चरर्स से इंटरेक्ट करोगे। सो बेसिकली इसकी वजह से अटेंड करना नहीं कॉलेज, ना कि अटेंडेंस की वजह से। अटेंडेंस तो मतलब क्या है, आप गिरा हो कुछ तो करो, कैसे तो कैसे करके आप एट द एंड ऑफ द डे मैनेज कर लोगे, आप प्रॉफिट लगाओ, कुछ भी करो। तो प्रॉफिट लगाने से सबसे ज़्यादा लॉस हमारा लॉस होता है प्रॉफिट लगाने से, ना कि दूसरे किसी का। आपको लगता है कि हम यहाँ पे लेक्चरर्स को पागल बना रहे हैं, हम प्रॉफिट लगा दिया है, तो नहीं, पर लॉस ज़्यादा हमारा है क्योंकि हमको नॉलेज नहीं मिल रहा है कि जो नॉलेज बाकी सबको अवेलेबल है यहाँ पे अटेंड करने के बाद। सो बी लाइवली इन द क्लास। ऐसा नहीं कि अटेंड किया, आ गए, बैठ गए, सर बोल रहे हैं यस भी नहीं, नो भी नहीं, लाइक क्वेश्चन, दिस इज नॉट द केस। सो बी लाइवली इन द क्लास, यस नो, इंटरेक्ट करते रहो एंड लेक्चरर्स लाइक दैट इफ यू इंटरेक्ट विद देम। और जब आप इंटरेक्शन करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा एंड लेक्चरर्स भी आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। So basically keep interacting and attend the college because for gaining the knowledge, not for the attendance. अभी हम लोग को कॉलेज अटेंड करने का एक और रीजन है कि हम लोग नॉलेज आपस में शेयर कर सके और नॉलेज हम लोग को रिटेन हो सके। तो हम लोग जब हॉस्टल से आते हैं, मुझे पता है रेजिस्टेंस रहता है सब लोग के अंदर कि नहीं यार, यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर है कॉलेज, कौन इतनी जगह, मतलब कौन इतनी जल्दी सुबह उठेगा, मुझे कॉलेज जाना है, तो मतलब मुझे पता है रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन आप लोग को उसी चीज़ को ओवरकम करना है, क्योंकि क्या है मेडिकल लाइफ है आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। देखो अभी आप लोग की रहेगी 4.5 डेज स्टडीज रहेगी, फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप रहेगी, हो गया टोटल 4.5। 1 साल का आपका रहेगा बॉन्ड, कितना हो गया, थोड़ा तेज हो, 5.5 प्लस 1 ईयर बॉन्ड 6.5। अब उसके बाद 3 साल की पीजी होगी, कितना हुआ, पीजी का मान लो 1 साल का बॉन्ड हो गया 10.5। तो कुछ लोग आप में से एक्सेस के लिए भी जाएंगे, उसके 2 ईयर कितने हो गए, अभी तो ये सिर्फ आपकी स्टडी हुई, तो मतलब मेडिकल लाइफ आपकी बहुत बड़ी रहने वाली है। तो जब तक आप चीज़ों को आपस में शेयर नहीं करोगे आपको रिटेन नहीं रहने वाली। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मोस्टली मैं उठता था 6:30 के आसपास सुबह, 6:30 बजे मतलब उठने की कोशिश करता था, 7:10 बजे उठता था। वो तुम लोग को पता है रीजन रहता है, सुबह को 6:30 से 8 भी बज जाते सुबह सुबह उठते, तो आप लोग को हाँ, तो मैं 6:30 बजे उठने की कोशिश करते करते 7 बजे तक उठ जाता था। 7 बजे उठने के बाद 7:30 तक अपने दूसरे काम कर लेता था। फिर लेक्चर्स होने वाले हैं, मुझे पता है 9 बजे, मेरे को पता है मेरा शेड्यूल क्या है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मैं उस चीज़ को सुबह पहले एक बार देख लूँगा, देख लिया अच्छे से, ठीक है। अभी मैं लेक्चर में आया, सर पढ़ा रहे, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी, उस चीज़ में दिमाग में रही। अभी मैं हॉस्टल पे गया और हॉस्टल पे जाकर के मैंने कोई चीज़ वापस पढ़ी, बस इतना हो गया। और मैंने एक बार रात को मेरे दोस्तों से डिस्कस कर लिया, इतना बहुत रहता है, आपको रेटिंग रहेगा। और डिसेक्शन में भी ये फायदा है, ये एनाक्टर हुआ आपने, मतलब एक चीज़ पहले कोई टॉपिक का डिसेक्शन रहेगा, आप सुबह पढ़ के गए, आपने लेक्चर में सुना, आपने जाकर के पढ़ा, मतलब डिसेक्शन अटेंड करने से पहले पढ़ा, डिसेक्शन में वो चीज़ पढ़ी, फिर आप वापस गए, वो चीज़ आपने वापस पढ़ी, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि प्रोफेसर से भी आपको इंटरेक्ट करना है। यहाँ पर आप छोटी छोटी एक चीज़ रहेगी और प्रोफेसर की चीज़ तो जो एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग की कितनी रहेगी, 80-90-20 रहेगी। और कुछ प्रोफेसर ऐसे यहाँ पे 20 ईयर्स 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो चीज़ जरूरी है आपको कॉलेज आना है। आप मतलब हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई कर सकते हैं और उसका इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करोगे, लोगों के आइडियाज़ को नहीं जानोगे, तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अकेले पढ़ते जाओगे तो वो चीज़ याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्या है आप लोग की पढ़ाई की प्रोफेसर मतलब प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं है, अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है,
अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, एनआर्ट आएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अभी तो इजी रहेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी। जैसे क्या है, अब आप आओगे एब्डोमेन प्रैक्टिस में आओगे तो आपको रिलेशन याद रखने पड़ेंगे, क्या एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, सारे जो रिलेशन है आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये रिलेशन जब आप जैसे एक तो ये डिस्ट्रैक्शन में आपने कुछ चीज होती है, मुझे जब आप डिस्ट्रैक्शन में देखिए तो आपने एक मेमोरी में रहेगा वो कि हाँ ये चीज ऐसे थी। और एक चीज इंपॉर्टेंट आती है इमेजिनेशन, एनाटॉमी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आप उस चीज का एक विजुअल मेमोरी में रहना चाहिए आपके कि हाँ ये चीज ऐसी रहती है, तो वो रेप्लिकेट करने के लिए बहुत इजी रहेगा। कॉलेज में आने का कम्युनिकेशन। आप एक टॉपिक बोलूंगा मैं, यहाँ पे 200 लोगों के पास 200 आइडियाज आएंगे, तो 200 आइडियाज जानने को मिलेंगे आपको समझने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। घर में किताबें रख के ताकि 4 किताबें पढ़ के आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट बनने से पहले अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है। 4 किताबें पढ़ के घर पे रख के पेपर में लिखा है, उससे आदमी ज्ञानी बनता है, अपने आप के विद्वान बनना है। एक दूसरे से बातें करनी है, एक दूसरे की नॉलेज लेनी है, टीचर्स की नॉलेज लेनी है, आपस में एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे से सीखना है। इससे क्या होगा, चीजें ध्यान में रहेंगी, चीजें हमेशा दिमाग में रहेंगी। ये सब चीजें प्लीज ध्यान रखो। कम्युनिकेशन की आदमी अच्छा डॉक्टर बनेगा, आपको पता चलेगा बात कैसे करनी है, दोस्तों से भी, पेशेंट से भी, के डॉक्टर से भी, कितना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आगे। तो प्लीज क्वालिफाइड करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ज्ञान नहीं मत करो, विद्वान बनो, ठीक है। हर एस्पेक्ट में ग्रो करना है। कॉलेज में आके आप कर सकते हो, हॉस्टल में बैठ के 4 लोगों से बात करके नहीं, ठीक है। यही समस्या रहेगा। ये सब तो देखिए एक रीजन ये भी है कॉलेज अटेंड करने का। एट द एंड आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है, प्रॉक्सी से भी इतनी नहीं होगी। अटेंडेंस कंपलसरी है, 75% इन थ्योरी एंड 80% इन प्रैक्टिकल। इसलिए आपको अटेंड करना है, क्योंकि वो सिर्फ डिपार्टमेंट के हाथ में अटेंड है, आपको एलिजिबिलिटी भी नहीं के हाथ में, इसलिए आपको कॉलेज अटेंड करना है। अब आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ईच सब्जेक्ट, ईच डिवीजन, कैसे क्या करना है सब चीज को। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को भूलना नहीं है, ये चीज है, ये होने वाली है क्योंकि हमारे बैच के साथ भी हुई है और बहुत लोगों के साथ ये चीज हुई है कि दूसरी लोगों को एनाट पसंद आएगी तो वो लोग एनाट सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, फिर ठीक है थोड़ी बहुत पसंद आती है, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और बायोकेम भूल जाते हैं सब लोग। बायोकेम पढ़ने के फिर आते हैं एग्जाम, कुछ लोग बायोकेम भी पढ़ते हैं। बायोकेम को भूलना नहीं है, मतलब थोड़ा सा बोलिंग लगेगा, ये याद करने में ज्यादा है पर पढ़ना है। तो एनाट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्रोच एनाट। अभी आप लोग स्टार्ट नहीं किए स्टडी जैसे प्रॉपर वे में, तो अभी जैसे मैंने बताया एनाट आपको स्टार्ट करना कैसे है। जैसे कुछ प्रोफेसर से आपको लेक्चर से पहले आपको पीपीटी भेज के रखेंगे, जैसे फुलारी सर हुए वो आपको पीपीटी भेजेंगे और आपको पीपीटी पहले गो थ्रू करनी है। उसमें सर बोलेंगे कि ये डायग्राम आपको बनाते आते हैं, तो लेक्चर से पहले आप वो चीज बना करके आओ, ठीक है। अभी हम लोग लेक्चर में आ गए। लेक्चर में आने का मतलब ये नहीं है कि अटेंडेंस मिल रही है, ठीक है, आगे लेक्चर में सुनना नहीं है, मतलब सोने का पॉइंट उधर आता है जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो वो चीज बहुत अच्छी रहती है कि आपको सब चीज समझ में आएगी, आपको तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर यहाँ पर आकर के आपने अटेंडेंस भी सुना उसे, फिर जाकर के वो चीज बुक से पढ़ ली, आपने बुक से पढ़ ली, फ्रेंड के साथ डिस्कस कर ली एक बार, ठीक है, उसके नोट्स बना लिए, इतना बहुत हो गया। सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे वो चीज तो फिर उस चीज का इतना पॉइंट नहीं है। आपने एक टॉपिक को मान लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करने वाले हो तो वो चीज आपकी मेमोरी से निकल जाएगी, उसका पॉइंट नहीं। पहला पॉइंट हो गया हाउ टू अप्रोच एनाट। और एनाट का जैसे मैंने बताया, और एनाट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपके वो चीज एक विजुअल मेमोरी में होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, स्टमक ऐसे प्रेजेंट है, एंटीरियर ये है, दूसरी ये है, क्योंकि इसी रहेगी जब आप डिसेक्शन अटेंड करोगे। क्योंकि जब आप डिसेक्शन अटेंड करोगे आप देखोगे कि एक्चुअली में ऐसा रहता है,
तो आपकी वो मेमोरी में रहेगी, हाँ ये चीज ऐसे है। तो आपको वो सब चीज याद करने की ऐसे एग्जैक्टली जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को रट के जाने की ये चीज एंटीरियर है, ये चीज पोस्टीरियर है, ये मीडियर, ये इंटीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, वो चीज रटने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए। अब जो बुक्स हैं उसके लिए बुक्स दोनों बीडीसी और विश्राम सिंह दोनों ही अच्छी बुक है, बट अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके लिए अलग अलग बुक्स प्रेफर करूंगा। जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के लिए और थोरैक्स के लिए आई विल प्रेफर बीडीसी। लेकिन जब आएगा एब्डोमेन पेनिस आ गया और एचएनएफ आ गया, न्यूरो एनाट, तो उसके लिए विश्राम सिंह बहुत अच्छी है, तो आप अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो उसके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एटलस एंड जो 3D एनाट है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इमेजिनेशन के लिए, क्योंकि मान लो आप डिसेक्शन अटेंड करने वाले हैं, उससे पहले आप एटलस खोल के जाओ, देखोगे हाँ ठीक है, ये चीज एक बार आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो चीज देख के जाओ, देख के जाओ, वहां पे देखो, आकर के वापस मोड़ो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ये वो है जो मैंने यूज किए फर्स्ट ईयर में, तो जो एनाटॉमी में वो सबसे बेस्ट रिसोर्स लगा वो ई ग्रुप है, जो लोग ले सकते हैं देखें, तो उसके लिए उसमें एनाट सबसे बेस्ट है। मैंने उधर से पढ़ी भी है और उसके नोट्स भी बनाए। बाकी यूट्यूब पर भी कई रिसोर्सेज है जो फ्री है, जैसे DCML है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, वाइवा कोर्स ऑफ एनाटॉमी, ये चीज है जो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज है जो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी स्टडीज को इजी बनाने वाली है, क्योंकि कोई चीजें ज्यादा चीजें रहेंगी बाद में, स्टार्टिंग में चीजें बहुत कम रहेंगी, आप लोग को याद रहेंगी। अब जैसे क्या हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो इतनी सारी चीजें हो गई, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये चीज पहले की है, ऐसे की, ऐसे की, बहुत सारी चीजें भी याद करने वाली है, ये बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे नोट्स की एक इमेज है, ये है टोटल केवल एनास्टोमोसिस में कैपेट मेडुसा। अब मैंने सिर्फ इसके नोट्स नहीं बनाए, मैंने इसमें एक इमेज भी अटैच करी कि कैपेट मेडुसा होता कैसे। अब ये चीज मेरे दिमाग में रहेगी कि कैपेट मेडुसा ऐसा रहता है, मेरे उसमें चलो एक बार को कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है ऐसा रहता है, तो उससे मेरी मेमोरी में कुछ ना कुछ रहेगा कि जब टोटल हाइपरटेंशन रहेगी, दोनों के बीच में बैक प्रेशर लगेगा, तब जाकर के कैपेट मेडुसा होगा, तो ये चीज मेरे दिमाग में रहेगी। तो नोट्स ऐसे भी बनाओ जिससे वो आपको इजी रहे, मतलब आपको रिवीजन करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है ये नोट्स आपके इस तरीके की होनी चाहिए कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, चीजें सिंपल होनी चाहिए। आप अगर नोट्स में भी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दोगे, बहुत ज्यादा लिख रहे हो, तो उस सारे पॉइंट में आप लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना आपको याद रहेगी वो चीज। तो मतलब इस तरीके से रखो कि वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो और सिंपल हो। ये बेसिकली 10 मार्क्स का एमसीक्यू है जो आता है एग्जाम में। अगर ये डायग्राम नहीं बना रहे तो तुम्हें वो इतनी थियरी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, सीधे डायग्राम और बस थोड़ा सा नेमिंग। अभी 10 नंबर का है, लेकिन आपको डायग्राम बना दियो, जो डायग्राम आपको दिख रहा है बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, बस लिख के और क्लिनिकल लिखना है। तो ये चीजें देखो कितना सिंपल हो गई है। 10 मार्क्स का है, आपको बस ये बनाना है, जो दिख रहा है वो लिखना है और उसमें क्लिनिकल लिखना है, बस इतना है। चलो ये एनाट में, एनाट इज नॉट ओनली ग्रॉस एनाट, एनाट है जनरल एनाट, ग्रॉस एनाट, ग्रॉस एनाट में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और उसके अलावा एचएनएफ, न्यूरो एनाट। उसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी होता है, तो इनको नेगलेक्ट नहीं करना है। एम्ब्रियोलॉजी एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसके लिए होता है, उसके लिए नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन जो है एम्ब्रियोलॉजी के आपको पढ़ना क्या है, एम्ब्रियोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर के लेक्चर्स अटेंड करना। सर के लेक्चर्स अटेंड करोगे, वो सर की पीपीटी बहुत अच्छी रहती है, तो आप उसको पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से रिटेन होगी। और अगर इसकी बुक्स बताऊं जो मैंने रेफर करी बैंक में, आईटीसी मैंने कभी रेफर नहीं करी, स्लो में नहीं होगी मेरी आईटीसी, लेकिन आईटीसी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बैंक में तो एक इंटरनेशनल एडिशन है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको पिंक और पर्पल डॉट्स दिखेंगे, लाइन दिखेंगी, आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, समझ में आएगा नहीं, वो हिस्टोलॉजी है, वो आने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, हिस्टोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको आपको कंबाइन करना है प्रैक्टिकल के साथ। तो हिस्टोलॉजी के लिए आपको करना क्या है, सर के लेक्चर्स अटेंड करके सबसे इंपॉर्टेंट है,
सर के मास्टर आंसर पढ़ाएंगे आपको, और जो सर की पीपीटी रहती है वो एकदम बेस्ट रहती है। सर पीपीटी देंगे आपको, तो आप उस चीज को वापस से पढ़ो, आपके पास बुक रहेगी, लेके आएंगे तो आईडी से आप उसे देखो, डायग्राम देखो उसका, उसके नीचे पॉइंट लिखे वो, और उस चीज को एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि ये चीज है नेगलेक्ट करने वाली नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे ये कि यार इसको समझ में तो आ नहीं रहा है, बहुत बोलेंगे कि बस क्या है ये किसका होता है और ये करता क्या होता है, उतना ही पढ़ी ये समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, इसका भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है, ये चीज नेगलेक्ट करनी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो एनएट पढ़ लिया, मेडिकोल खोलेंगे, एनएट भी हमारा सब कुछ है, उसको छोड़ के हमें और कुछ दिखता नहीं फर्स्ट ईयर में। एनएट पढ़ेंगे। तो रह जाते हैं दो सब्जेक्ट, एक रहता है फिजियो और एक रहता है बायोकेम। बायोकेम को जाने दो, वो डोमेन में आपने देख लिया है, तो थोड़ा फिजियो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब फिजियो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इसी से आपको बेसिक समझेगा कि आपकी ह्यूमन बॉडी बेसिकली फंक्शन कैसे करती है। इसमें आपको हर एक चीज मतलब हर एक मिरेकल समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी कितनी मतलब यूनिक है, कितने सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी वर्क करती है। इसलिए कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और स्टडी करने के लिए इट्स लाइक कि अरे यार कितना बड़ा है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिजियोलॉजी हमने एनसीईआरटी में भी देखा है। सर एक ही हमको आपको क्या पता नीट के सारे क्वेश्चन हमने सही करके आए हैं, फिजियोलॉजी क्या रहता है। फिर आते हैं हम एमबीबीएस को, देखते हैं गाइटन। तो ये है गाइटन ऑफ फिजियोलॉजी। फिर ये राम क्या तो फिजियोलॉजी इतना छोटे सा 80 चैप्टर का यूनिट था, इतना प्यारा प्यारा था। अब यहाँ पे आके ये क्या बन गया है, पर टेंशन मत लो गाइस, इट्स नथिंग। गाइटन इज वेरी सिंपल बुक और फिजियोलॉजी इज आल्सो वेरी सिंपल सब्जेक्ट अगर आप उसको मन लगा के पढ़ो। तो पहले तो अप्रोच कैसे करेंगे फिजियो को। फिजियो को मींस पहली बात है कि फिजियो समझना है। ऐसा नहीं है कि फिजियो रट्टा मारने का टॉपिक है या उसको उसमें सिर्फ ऐसा ऐसा होता है। हर एक लॉजिक है फिजियो में और वो लॉजिक बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है गाइटन में। यू रीड गाइटन फॉर फिजियो, आपको फिजियो बहुत इजी में लगेगा एंड बहुत रिलेटेबल है और आपको हर एक प्रोसेस उसमें अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे कहते हैं कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट या इस सेल में होता है, वो क्यों होता है, वो बहुत अच्छे से समझेगा जब आप मन लगा के पढ़ोगे गाइटन। फिजियो के लिए तो बेस्ट बुक इज गाइटन और गाइटन इज नॉट मेरे सेंटेंस यू कैन मार्क। अगर आप गाइटन पढ़ोगे आपको नीट पीजी में गाइटन के लाइन टू लाइन से 2 to 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इट्स द ट्रेंड क्योंकि गाइटन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई और चीज सोच रहे हो फिजियोलॉजी में तो पहले अपने दिमाग को आइडेंटिफाई कर लो, पहले गाइटन को स्विच करो। फिर बहुत जन बोलते हैं सर यार गाइटन तो बहुत हार्ड है यार, उसकी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें अंडरस्टैंड करने में और बुक भी बहुत बड़ी है, वो खोलने का मन नहीं करता, इट्स नॉट दैट कलरफुल एंड ऑल। तो कलरफुल और सिंपल सेकंड सॉल्यूशन है सिम्बोलिज्म। यू कैन गो फॉर दैट बुक, इट इज वेरी नाइस। अगर आपको पहले बेसिक में समझना है कि क्या मींस फिजियोलॉजी क्या होती है पर एकदम एडवांस लेवल से नहीं स्टार्ट करना है तो सिम्बोलिज्म एक वेरी बेसिक बुक आपको 12th तक में एनसीईआरटी जैसे लगेगी, एकदम अच्छे से दिया है, पॉइंट वाइज दिया है, बहुत ही कलरफुल बुक है, डायग्राम्स एंड एवरीथिंग है उसमें। यू कैन गो फॉर दैट बुक, वो भी बहुत अच्छा है। ओके बुक्स पढ़ लिया और उससे तो सब कुछ नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लेक्चर अटेंड करना। यहाँ लेक्चर इतना अच्छे से समझाते हैं कि एक बार आप यहाँ पे एक बार सीख लो तो बुक्स पे इजी लगेंगे एंड फिर रिविजन से इजीली हो जाएंगे। फिर अब लेक्चर्स हो गए, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि लेक्चर अटेंड किया तो फिर भी थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इंटरेक्ट कर लो टीचर से इंटरेक्ट कर लिया, कभी भी लग रहा है कि कुछ तो हाँ ये कुछ तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सो यू हैव वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक नजीब लेक्चर्स वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इफ यू वांट टेलीग्राम पर अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट सोर्सेज। और वो लेक्चर्स में आपको इतने अच्छे मिल जाएंगे कि आपको गाइडेंस को समझ लिया वो लेक्चर। तो एक बार वो लेक्चर सुन लो, गाइडेंस पढ़ लो, देन इट्स फिजियो इज लाइक इतना इजी है। तुम बोलो यार फिजियो के लिए हम खामखा डर रहे हैं, तो मेजॉरिटी मेडिकल्स को ये तुमका अप्रोच करना है फिजियो कैसे करना है। फिजियो इज अ इजी सब्जेक्ट, इट्स नॉट दैट हार्ड।
और तब जब अगर आप सीरियस हो जाते हो तो फिजियो बोल के अरे यार ये बहुत खतरनाक है, ये चैप्टर तू छोड़ दे, ये चैप्टर तू पढ़ ही मत। इट्स नॉट दैट, हर एक चैप्टर इजी है एंड अंडरस्टैंडेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। और सिर्फ आपका सही रहना चाहिए। अगर आप अप्रोच करोगे तो फिजियो इज योर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिजियो अच्छे से कर लो तो आपको फर्दर मेडिसिन भी बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि फिजियो इज द बेस ऑफ मेडिसिन। सो नेवर नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट। सो पढ़ो, रिविजन करो एंड मेनली लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि अगर यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो मेजॉरिटी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिजियो के, और रिवीजन बहुत इजी होता है। अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आप एक चैप्टर बहुत 15 to 20 मिनट्स में रिवीजन आपको हो जाता है। फिजियो इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट आल्सो। सो फिजियो पर ध्यान दिया करो। ओके, सो प्रोसीड टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, वो पानी की कितना कोई है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। एनालिट फिजिक्स से बात करते हैं बच्चे बायोकेमिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब मैं बायोकेमिस्ट्री बता रहा हूं तो बायोकेमिस्ट्री में क्या गारंटी है। एनालिट फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट है, तीन ध्यान रखना, तीन सब्जेक्ट। और एक वो सब्जेक्ट है जो बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अपने आसपास के बच्चों से, ये यहाँ सारे जितने कर गया है, क्योंकि गारंटी बायोकेमिस्ट्री सबसे कम पढ़ा है इन्होंने। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मैं जितना एनालिट पढ़ा है, जितना फिजिक्स पढ़ा, उतना ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है। मतलब ये नहीं है मैंने गणित से बहुत ज्यादा पढ़ी है, इनसे थोड़ी कम पढ़ी है, बस पढ़ी तीनों चीजें हैं, ठीक है। आज पढ़ोगे नहीं, यूटी से इंटरनल में प्रीलिम्स में एक कवर है, तो याद करते रहते हो कि चीजें याद नहीं होंगी। तो 2 दिन पहले बायोकेमिस्ट्री खोलते रहते और उसमें सारी चीजें पढ़नी है। अभी प्रीलिम्स में फुल सिलेबस था, तो क्या 2 दिन में पूरी होने बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आदमी क्या करता है, नेगलेक्ट करता है। तो आज भी टेस्ट करने चले जो 4 में 60 बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होंगे, एक भी एनालिटिक्स टेस्ट होगा, कोई नहीं होने वाला। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर बनने वाले उसमें टेस्ट पढ़ना है, तो पता होना कि कौन सी चीज क्या है, तो वो सिखाएगा, बायोकेमिस्ट्री सिखाएगा। बायोकेमिस्ट्री क्या है कि यार सिर्फ रटना है, बायोकेमिस्ट्री ट्रस्ट भी रखने वाला सिर्फ नहीं है, सिर्फ रटना नहीं होता बायोकेमिस्ट्री में। अगर तुम आज भी किताब लेके बैठो, एक चैप्टर पढ़ के आओ घर से, तो मेरे को बोलोगे सर इसमें कुछ रटने वाला, सब रटने वाला ही था। मैं तो उसमें भी 80% बता सकता हूँ, जो तुम समझ के कर सकते थे। ट्रस्ट की अगर तुम समझोगे, चीजों को पढ़ोगे, अबे जैसे तुम साइकिल है, 16 सेट की, 15 सेट की, 12 सेट की साइकिल है, उसमें क्या रख सकते हो? अरे कौन सा एंजाइम कहाँ यूज हो रहा है, काइनेसिस का देखिए आता है, आइसोमर में कन्वर्ट करता है, ये सब समझने के लिए है। तो मुझे पता चलेगा, अरे इतने कॉम्प्लेक्स नाम है, रटते पानी तो अब वो तुम्हारे सारे चीजें चेंज कि बायोकेम में एक दिन पहले 30 क्वेश्चन कर लेना, बायोकेम का पेपर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बार 12 से हमारा इंटरनल का पेपर था, आउट ऑफ भरानी हो रहा है, यहाँ की चीजें से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा पेपर आउट ऑफ भरानी था। तो क्या उसको पढ़ने से होगा? कितने बच्चे फेल हुए, कोई आइडिया? मतलब कितने बच्चे फेल हुए, क्यों फेल हुए? सिर्फ वो भरानी करेंगे, वो 30 क्वेश्चन पढ़ के आए थे, नहीं जरूरी उससे वो अभी भी खाते देखो क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, एनाट और फिजियो और बायोकेम 3 है ना। तो एनाट फिजियो में सबसे ज्यादा भरानी में आया पिछले 20 साल के पेपर में, लेकिन जो इस सब्जेक्ट में सबसे कम भरानी से आया वो बायोकेम है। तो कैसे भरानी करना रहता है, तुम बताओ? नहीं है ना, बिल्कुल। और क्या मिसकंसेप्शन के जर्नल ऑरेंज कलर की बुक आती है, वो मिलेगी, तो कोई नहीं पढ़ने वाला उसे एक दिन पहले यूट्यूब शायद कोई खोल ले और या प्रैक्टिकल के पहले उस जर्नल में से एमसीक्यूज आते हैं, उस जर्नल में से बीएक्यू आते हैं, उस जर्नल में से एसक्यू आते हैं। वो सब कितना जरूरी समझना, लैब के सारे इक्विपमेंट काम कैसे करता है, कौन सा काम कैसे करता है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो पढ़ने से पता चलेगा। इसीलिए ये जरूरी बुक्स है, उसके जरूरी जर्नल है, तो ये जर्नल को भी साथ लेके चलना है प्लीज। अब जैसे स्वाति मैम ने बोला ईसी अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर नाम का वो रहता है, वो कितना जरूरी है। क्लिनिकल, अरे यहाँ पे डॉक्टर बनने आएगा, क्लिनिकल तो अक्सर मुझे आना चाहिए। वो क्लिनिकल मैम पता है कि मैम लिटरली लाइव केस बताती है, जो मैम ने खुद अपने हॉस्पिटल में ट्रीट किया, हमने अपने हॉस्पिटल में ट्रीट किया, तो वो बताती है मैम को उनके काम कैसे करना है, पेशेंट के साथ पेशेंट को जनरली क्या क्या बीमारियाँ आती हैं। किताबें पढ़ लो ठीक है, पर वो क्लिनिकल कितना जरूरी है वो बोला मैं वो एक से वो कोई बच्चा नहीं आता, और कोई आता है तो सारे बोल होते हैं
प्लीज वो अच्छे से अटेंड करो। क्लिनिकल बहुत जरूरी है, बायोकेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ सकते हो दोस्तों। तो जितना जरूरी बुक्स पढ़ना है, जितना जरूरी जनरल करना है, उतना जरूरी क्लिनिकल का आना भी है। और बुक्स के मैं बताऊँ तो सत्यनारायण वासुदेवन में कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं, काफी टॉपिक्स हैं जो भेजूंगा उस पर। और सत्यनारायण अच्छी किताब है, समझने के बहुत ईजी है, मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ। सत्यनारायण करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में समझ में आती है। सिर्फ साइकिल कटने का बाकी कुछ कटने का नहीं है, वो समझ लो कौन सी चीज क्या है, डिजीज क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजों पेपर में पढ़ने में कुछ इतना मजा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजीज से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता पूरे लाइफ में, वो बायोकेम में बहुत अच्छी समझाएगा। बायोकेम में जनरल बता दें उन लोगों को अप्रोच क्लिनिकल होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन क्लिनिकल ओरिएंटेड होते हैं पेपर में तो मैं बहुत बड़ा सा केस देती कि इसको ये हो और इसके ये सिम्टम्स से बताओ, डायग्नोज करो, बताओ ये क्यों होता है, बताओ किस जीन की किस हार्मोन एंजाइम कमी की वजह से होता है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब है बुक में पीछे बोलोगे सत्यनारायण वासुदेवन, तो मैं कंसिडर फॉर डेट्स तो क्लिनिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्लिनिकल क्वेश्चन सारे करोगे, उन्हें समझोगे, तो पेपर में करना बहुत आसान होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम सिर्फ दो सिम्टम पढ़ के, सिर्फ दो वर्ड पढ़ के बता दोगे कौन सा है, तुम्हारे दिमाग में पूरा आंसर आता है कि क्या है, ये डाउन है, इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है। तो क्लिनिकल अप्रोच की 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें इतनी बड़ी साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र 5 लाइन में 5 लाइन में तुम्हारे 5 नंबर मिल सकते हैं। तो क्यों नहीं करना वो क्लिनिकल, क्यों नहीं करना? आज भी काम आएगा पेपर में, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बनोगे तब भी काम आएगा। तो ये दोनों क्लिनिकल अप्रोच हमेशा याद रखना, क्लिनिकल अप्रोच बायोकेम में जरूर होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स साइकिल है, बस सिर्फ वो रटने का पार्ट है, उससे क्लियर करना पड़ेगा। उसमें भी एंजाइम कौन सा क्यों आ रहा है और एटीपी क्यों आया, एटीपी लगने से एक फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, एटीपी बदल एटीपी एएमपी बढ़ने में 2 फॉस्फोरस बढ़ जाएंगे, ये सब समझने का है। साइकिल में भी 50% हम समझ सकते हैं, 10 से 50% समझ सकते हैं और बाकी 50% बैठता है। इतना तो खर्च करना है, नेट में बड़े-बड़े नाम आरटी के नाम डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस है, देन का ये सब इसके नाम करते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया करना है। प्लीज इसे इग्नोर मत करना, रिवीजन इसमें बहुत जरूरी है। बायोकेम में एक साइकिल की मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ता एक साइकिल रोज बना लो, तुम्हें हमेशा याद रहता है कि एग्जाम से 1 घंटे पहले तक भी तुम्हें याद रहेगी एक साइकिल एक हफ्ता रोज बनाते फिर हो जाएगी तो नहीं है। सब ऐसे ही करते हैं और कोई तरीका नहीं बायोकेम पढ़ने का, बार-बार लिख के बैठे तो बार-बार पढ़ो। एक बच्चे किसी और को ले लो, उसको पढ़ाओ, मैं देखो साइकिल पढ़ाता हूँ, मैं कोई डिजीज पढ़ाता हूँ, ये सब जरूरी है। तो प्लीज प्रॉमिस कि कोई बायोकेम इग्नोर नहीं करेगा, एंड में बहुत दिक्कत आएगी, आई कैन गारंटी दैट। अभी सबसे ज्यादा फेलियर रेट हमारे बायोकेम में ही है, तो प्लीज बायोकेम को इग्नोर मत करना। एनालिसिस करने की बहुत सारे एनालिसिस का बहुत टाइम मिलेगा, आई वुड सजेस्ट कि एनालिसिस को ज्यादा टाइम डिवोट की बायोकेम को भी बैठ, ठीक है। एक मिनट ये बता दिया कि समझना बहुत जरूरी है, जितना रटना जरूरी है उतना ही समझना जरूरी है। समझने के लिए है कि आप खुद के बैठो, कौन सी चीज क्यों हो रही है, इसकी कमी से ये भी क्यों हो रहा है, अगले चैप्टर में जाओगे तो पता चलेगा अरे इस कमी से ये भी हो सकता है, ये भी क्यों हो सकता है। तो ये सब पढ़ना समझ के हो जाएगा, दस में से रखना है, इसी ध्यान में रखना। और बायोकेम जितना हो सके पढ़ना है, टाइम में करो, स्पेसिस में पढ़ो बायोकेम, आधा चैप्टर पढ़ के किसी खाली करके किसी और कुछ पढ़ने का मतलब साइंस फिक्शन नहीं फिक्शन में सब वैसे ही है बायोकेम। और क्या है बायोकेम, कुछ नहीं है बायोकेम, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना सोचना समझना नहीं है फिक्शन ही है, ठीक है। तो बायोकेम सब पढ़ेंगे, सब अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। बायोकेम भी इतना ही भेज सकता है जितना फिजिक्स और है, ठीक है। तो बायोकेम पढ़ना है, ओके। अगर खाली से अंदर सुना और उसे पढ़ा तो एग्जाम में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है।
नेक्स्ट आया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्लाइड्स, अगर करके लेक्चर अटेंड करोगे हिस्टोलॉजी के तो वो स्लाइड समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर खुद तुम्हें हर स्लाइड का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताएंगे। जो अभी तुम्हें समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिकल में जब लास्ट में 50-60 स्लाइड में तुम्हें एक स्लाइड चूज करनी होगी, तब तुम्हें वो चीज़ क्लियर होगी कि क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका, ठीक है। और डिसेक्शन के टाइम पे जो भी तुम कट करोगे, जो भी ऑडियंस निकालोगे, जो करोगे, फाइनल्स में वही ऑडियंस तुम्हारे सामने रखे होंगे, फ्रेम का कट सेक्शन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी। और तब तुम्हें तब बताना पड़ेगा कि उन सब चीजों के बारे में, हर चीज, हर ऑडियंस के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, उसका नाम सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जो भी है। तो हर एक ऑडियंस को विद दी टाइम, जैसे जैसे तुम्हें क्लास में करवाया जाए वैसे वैसे करो, डिसेक्शन करो, उस ऑडियंस को देखो अपने हाथ में लेके और सब चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, उसका राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, हर चीज को देख के समझने की कोशिश करो। और ये हो गया। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें परफॉर्म करने पड़ेंगे एग्जाम के टाइम पे। विद फोकस, वो सर बता रहे हैं, हर एक पॉइंट को समझो, कब कहाँ पे किस जगह क्या रिफ्लेक्ट देखना है, क्या देखना है, सब चीज को वहाँ पे समझो। कोई उसका रिविजन वापस नहीं होगा, सीधा फाइनल के टाइम पे होगा। तुम्हारे पास फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, प्रीलिम्स है, तुम्हें उन सबको क्लियर करके फिर जाना है फाइनल के पास। तो उतना क्लियर करने में तुम्हें हर चीज को समझने की जरूरत है। और तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 30 मंथ से तुम्हारे पास फुल टाइम है, तुम्हें हर चीज को समझने की जरूरत है। एट लास्ट तुम्हें वो चीज पेशेंट के साथ ही परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिजियोलॉजी, हाँ। और ह्यूमन एक्सपीरियंस हो गया। हिमैट वाले प्रैक्टिकल्स, हिमैट प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से करो। अगर हिमैट के प्रैक्टिकल्स को अच्छे से करोगे तो तुम्हारी हिमैट जो बुक में हिस्ट्री के गाइड है उसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। बायोकेम में खाली दूसरे बनाने नहीं आना, ठीक है। समझना है बायोकेम को, उसके प्रिंसिपल से समझना है, सर क्यों हो रहा है, क्यों कलर चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हारी जानने से ठीक से समझो, इसी के ऊपर एमसीक्यू बनाएंगे। फिजियोलॉजी में एक और चीज़, जब तुम पेशेंट के पास जाओगे तो उनसे तुम्हें इंटरेक्ट करना है, 90 पहले को हटा, ठीक है। अभी से ट्राई करो कि तुम मराठी में बोल पाओ, क्योंकि यहाँ पे सिविल में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मराठी में बोलना पड़ेगा। तो प्लीज फोकस ऑन मराठी में। पीडीएफ का ऐप है, पीडीएफ का ऐप है, वो ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता, अगर हो सके तो उसका नहीं तो नेटफ्लिक्स का पीडीएफ हम तुम्हें दे देंगे। वो पीडीएफ से वो फोटोज देखो, तुम्हें अपना क्रिएशन समझ में आ जाएगी, टाइपलेस पर प्लीज लेक्चर से पहले पढ़ के जाओ। अगर थोड़ा सा भी ओरिएंटेशन नहीं रहा तो फिर लेक्चर में क्या होने समझ में आएगा, नहीं आएगा, ये सब रिपीट मत करो। बहुत ज्ञान ले लिया, थोड़ी थोड़ी डरो मत यार, डरो मत, आराम से हो जाए, डरना नहीं है, कुछ नहीं रहता, हो जाता, सब हो जाएगा, बहुत टाइम। बहुत इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है। एक एक्टिविटी करते हैं, हिंदी भी है तो कैसे होगा, ज़्यादा थोड़े लोग सो रहे हैं, ये तो उठा लिया भाई, ये उठा नहीं तो किसी एक्टिविटी है, हर सेशन में आप देखोगे करते रहते हैं। मैं आप बोलूँगा, हाथ ऊपर करके क्लैप करना, ठीक है। बैक कर दो साइड से, आप बोलूँगा, आप ऊपर करो, हाँ, आवाज जोर से आनी चाहिए बस। रेडी, 1 2 3। बोला है उसने, आप बोला, ब्रेन को जगाओ थोड़ा। आप बोला नहीं था, मैं स्लीप टू करके था, ठीक है। वंस मोर, आप नाइस, भाग गई, प्रोसीड है। अब सारे पढ़ाई के टॉपिक साइड रखते हैं, बहुत सारे टॉपिक हम पे बात करते हैं। मेरा फेवरेट रिलेशनशिप वाला टॉपिक, सोशल लाइफ वाला टॉपिक, सबके बारे में बात करेंगे। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन
दीपराज। सर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई पढ़ाई से होगी सर, मार्क्स मिलेंगे, सबके बारे में बताएंगे सर। तो रिलेशनशिप के लिए आयुष यहाँ पे एक्सपर्ट है, बाद में पर पहले हम समझते हैं कि सोशल लाइफ में फ्रेंड्स का क्या रोल होता है। यार कितने दिनों से घर पर थे यार, आराम से मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे थे, कुछ फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम बोरिंग सी थी जिंदगी। यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए हैं मेडिकल कॉलेज में, बाजू को फ्रेंड दिख रहे हैं और हरियाणी दिख रही है, और पर ये सब नहीं देखना है, पहले हमको फ्रेंड्स देखना है। हरियाणी आयुष को बता देगी। अरे बस कर दे। बेसिकली आपको क्या लगता है फ्रेंड्स क्या होता है लाइफ में? कोई बता सकता है? एनीवन? मुझे बता दो यार, फ्रेंड्स तो क्यों होते हैं? तो कोई ना कोई फ्रेंड्स के लिए कुछ एक दो लाइन या रैंडमली पिक कर दूं, कोई बता दो यार मुझसे। कम ऑन, बता। जो मुश्किल वक्त में साथ दे और अच्छे वक्त में इज्जत निकाले। अरे वाह, सही है। और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? Come on, you are free to friends यार। सोच रहे हो, बता दो, जो मन में आता है बता दो। गर्ल्स एनीवन? Come on, girls। क्या यार सॉफ्ट कॉर्नर में तुम लोग के लिए कुछ नहीं बोल रहे तुम क्या? जिनके साथ है ना एंजॉयबल लगता है, मतलब हम मस्ती भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी हम उनके साथ एंजॉय करते हैं। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि पढ़ाई हो या एंजॉय हो या एक ही है। फ्रेंड्स आर द थिंग कि जो आपके साथ और यहाँ पे 5.5 साल के लिए वो आपकी फैमिली मेंबर सब कुछ बन के वही रहने वाले हैं। वो आपके सब मतलब आपके मम्मी पापा तो आपके पास नहीं है, तो आपके लिए वो बड़े का रोल वही करेंगे, आपके भाई बहन का रोल वही प्ले करने वाले हैं, और आपके लिए आपके छोटे भाई का रोल भी वही प्ले करने वाले हैं, आपको परेशान नहीं करना। तो फ्रेंड्स आर लाइक एवरीथिंग इन एमबीबीएस। अगर आपके फ्रेंड्स सही हो तो आप मतलब क्या बोले प्रोग्रेस बहुत कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स में क्या क्या होना चाहिए आइडिया? तो फ्रेंड्स आर नॉट लाइक कि सिर्फ आए बैठे पढ़ाई करो, ये नहीं। मतलब फ्रेंड्स आर नॉट दैट थिंग कि सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए होना चाहिए। फ्रेंड वो हो कि आपको मतलब हर एक सिचुएशन में आपको समझ सके कि आज यार लेक्चर बहुत हो गया है, आज तो कुछ मत खेलते हो। फ्रेंड ऐसा होना चाहिए चलो क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करेंगे यार। वो और सेकंड अगर आपको अब है कि अब पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो वो बोले कि चल भाई तू बहुत अब टाइम पास कर रहा है, चल रील्स छोड़ जा और आज आप पढ़ाई कर। मतलब इसलिए कि वो आपको रॉन्ग पाथ पर नहीं जाने देने वाला ये ऐसा फ्रेंड चल रहे भाई यार इतना क्या तू पढ़ाई करता है, चल एक सुट्टा मार के चला जा। अगर ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हो तो क्या होगा आप भी देख लो आपका। तो ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको राइट पाथ दिखाए कि देख अब पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करें, अब टाइम अपने पास से एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल कल पेपर है, अरे यार वो नई फिल्म आई है, चल देखते हैं, जाने को मेरी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्म है, चल देखते हैं यार। ऐसा नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको आपकी लाइफ को इक्विलिब्रियम में रखे। ऐसा नहीं कि किसी एक अनस्टेबल साइड शिफ्ट कर दे। तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड है क्लियर। सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा अरे वो रूम नंबर 4 देखा क्या, रूम नंबर 4 में वो लड़का बहुत पढ़ाई करता है, साला ऐसा लगता है कि उसको जाके एक बार पकड़ के मारो। क्या है ये नहीं है, दूसरों ने इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दूसरे को जो करना है उसको करने देना है कि हाँ उसको पढ़ना है पढ़ने दे, उसको फिल्म को जाना है फिल्म को जाने दे, उसको खेलना है खेलने दे। इट्स नॉट दैट थिंग कि दूसरा जो कर रहा है वो हमें करना चाहिए। एवरीवन इज यूनिक हियर। ऐसा नहीं है कि अब ये बंदा और बाकी ये बंदा वो इनको लौटे इंटेलिजेंस अगर एकदम लेवल पर उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो गया तो मतलब वो हर एक टॉपिक पर उनके सेम व्यूज है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ लो उनको सब याद रहता है, क्या रिटेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनको 4 बार पढ़ना होता है तो फिर उनको समझता है। तो हर एक इंटेलिजेंस और सब कुछ अलग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अब ये बंदा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, या ये नहीं पढ़ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये सबका रूटीन एंड सबका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। सो पीयर प्रेशर में नहीं आना है कि ये पढ़ रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे अंदर मुझको इच्छा नहीं कि मुझको पढ़ना है। इट्स नॉट कि हाँ इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, अब ये रील बना रहा है तो मैं भी रील बनाऊंगा। इट्स नॉट दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी इन द एमबीबीएस। ऐसा नहीं है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो गए। और पीयर प्रेशर में कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर देखो दूसरा किसको कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हम वही करें। तो बेसिकली
peer pressure, क्योंकि you all are unique area और तुम सब टॉप बच्चे हो इसलिए तुम MBBS कॉलेज में हो, ऐसा मत समझो कि हम इससे इंजीनियर है इसमें पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब अच्छे लेवल के बच्चे हो और तुम सब में पोटेंशियल है अच्छा करने का, तो peer pressure में आके अपना पोटेंशियल वेस्ट करो मत। और फ्रेंड्स हमेशा ऐसे बनाओ जो दोनों टाइम काम आए, खेलने का और इसके साथ पढ़ाई का टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो ऐसा फ्रेंड्स है जो खेलने की बात करते हैं, ऐसे वैसे पढ़ाई करो। तो जरूरी है बता रहे हैं। मैं भी मेडिकल करके आई हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर की हूँ, मैं भी सेकंड ईयर में। तो नए लोग आए हैं अभी काफी कुछ मान लेके आए हैं कुछ नॉर्मल तो देखो हर चीज जरूरी है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक मतलब लड़कों का लगता है कि अपने फ्रेंड्स से रह के तो उनके साथ रह के तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप में आके क्या वगैरह करने को तो वैसे ग्रो करना जरूरी है। हर चीज में आप देखो अच्छा पार्टनर चूज करना है, अच्छा पार्टनर चूज करना है, तरीके से पता चलेगा। लोगों को जानो समझो पहचानो, फिर मदद करोगे ठीक है। तो हर चीज को समझना पड़ेगा, सिर्फ भागना नहीं एक दूसरे के पीछे, ये नहीं करना कि यार ये अच्छा है और तुम्हारे लिए अच्छा है वो चूज करो। फ्रेंड से भी रिलेशनशिप जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुमको आगे बढ़ाए, तुम्हारे साथ खुद भी आगे बढ़े, वो चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे मैं हॉस्टल में बताऊंगा क्या क्या होता है इधर। तो देखो स्टार्टिंग में लगेगा कि यार नहीं किसी की जरूरत पड़ती है, एमबीबीएस ऐसा प्रोफेशन है 5-5.5 साल में तुम्हें कभी लो हिट होगा, कभी हाई हिट होगा, मोस्टली लो हिट होगा, देखो भी होता है। तो इसमें क्या करें, किसी की जरूरत पड़नी पड़नी है आपको, किसी को किसको लेना है ये तो जैसे मेरे फ्रेंड्स है क्या इनके बिना मैं नहीं, लेकिन उनके साथ आया वो, ठीक है। तो तुम्हें वो चूज करना जिसके साथ तुम्हें वो, ठीक है। रिलेशनशिप भी यूज करो, फ्रेंडशिप यूज करो तुम्हारी, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिलेशनशिप में है वो नहीं पढ़ाई कर सकते या फिर आगे नहीं बढ़ते, अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। ऐसी पीपल रिलेशनशिप इतने वो कौन है वो एक बार इसकी वीडियो देखते रहते हैं आदित्य गुप्ता, एक से तीनों एमबीबीएस पीजी और सुपर तीनों चीजें उसने आज करी तो भाई फर्स्ट ईयर की गलती है तो क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तो फ्रेंड्स नहीं बना सकते, रिलेशनशिप नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, इट्स नॉर्मल। और जो भी चीज तुम्हें आगे बढ़ाए बस वो करो, बस वो करो, फिर वो प्यार हो या तो दोस्त, ठीक है। हमेशा चीज के साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपको WH की डेफिनेशन याद होती है कि याद है मुझे बोलो मुझे अभी तक याद है। अरे कोई भी बोल दो, किसी को कुछ भी याद हो। पीएसएम का फिक्स क्वेश्चन, पीएसएम का फिक्स क्वेश्चन डिफाइन हेल्थ। अगर ये नहीं आया तो मुझे बताओ इंटरैक्टिव एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी ना, तो बोल दो, बोल फिजिकल सोशल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल एवरीथिंग इसे डेफिनेशन होता है। हाँ फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल। ये मेंटल हेल्थ भी होगी, मतलब ये चीज अभी आपको नए आए तो आपको पता नहीं है, आगे मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब होने वाली है। एग्जाम केस में हो, कुछ भी हो, फ्रेंड से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें मेंटल हेल्थ खराब होने वाली है। आप लोग को सारे चीजें देखने हैं कि कुछ चीजें में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, लॉन्ग टर्म वाले चीजें बहुत रहेंगे आपके लिए कि आपने पढ़ा, चलो बायोकेम में समझ नहीं आया, बायोकेम में पढ़ लेगा, मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, मेरे को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया, मेरा वाइवा अच्छा नहीं गया, तो वो सारी चीजें आएंगे। उसमें आपको ये कि अपनी मेंटल स्टेट को खराब करना नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको या तो बिल्कुल ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपका ग्रुप खराब हुआ तो फ्रेंड्स ऐसे ही हो सकते हैं जो आपका बिल्कुल डाउनफॉल करा सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स हैं आपको बहुत वाइसली यूज करना है, क्योंकि बोलोगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको अकेले नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 200 बच्चे हैं,
बहुतों के साथ आपको पढ़ना है, फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से चूज करना है कि कौन रहेगा आपका फ्रेंड, क्योंकि कोई पर्सन है जो आपको आगे बहुत अफेक्ट करने वाला है। अगर उसने कहा कि नहीं यार चल नहीं पढ़ते, आगे 5.5 साल तक पढ़ना ही है हमको, चल अभी मजे कर लेते हैं, अभी सर नहीं पढ़ना है, तो फिर ये चीज नहीं होगी थी। तो वो इसी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, आपके मार्क्स आएंगे नहीं, आपके सब चीजें खराब होंगी, इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो मेंटल हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों ने कई केसेस सुने होंगे कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर वाला इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। मेन रीजन क्या है? मेंटल हेल्थ। उन लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग होती नहीं है कि आप वो सब चीजों को देख सकें। ये सब केसेस आपने अभी कुछ देखा नहीं है, अभी अगर हम लोग ने मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें देख ली, आप लोग भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो उस चीज में आपको पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना। और एक चीज है, सोना बहुत जरूरी है। सोना कई लोग का क्या होता है, एक तो स्लीप शेड्यूल बहुत खराब होता है। कुछ लोग क्या करेंगे कि रात के 2-3 बजे सोएंगे, सुबह लेक्चर है 9 बजे, हम लोग उठे 9:30 बजे, लेक्चर अब जाने गए कि एक रेजिस्टेंस आएगा, चलो अरे यार वो कॉलेज तो 3 किलोमीटर दूर है, कौन अभी उठेगा, तैयार होगा, जाएगा, चलो आज का लेक्चर रहने देते हैं। स्लीप एडिक्वेट अमाउंट में बहुत जरूरी है। स्लीप मैं बोलूँगा 5 से 6 घंटे आपको डेली जरूरी है। तो इसके लिए आपको अपना टाइम टेबल उसी के हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि आपको पढ़नी सारी चीजें है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको बाकी एक्टिविटीज भी करनी है, अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट भी करना है, बाकी मजे भी करने हैं। लेकिन इसके लिए आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, आपका स्लीप शेड्यूल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में मोस्टली हम लोग के बैच में क्या रहता है, एग्जाम टाइम आया, हम लोग के बैच के सब लोग करते हैं, आप लोग में भी मेजॉरिटी ये करेंगे। एग्जाम टाइम आया, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी एग्जाम को है 2 दिन आपको बाय टाइम के एग्जाम के लिए हम लोग उठाएंगे हॉस्टिंग, आपको फर्स्ट डे कि आप पूरी रात को सोना नहीं है, हम लोग कॉफी पियेंगे कि बस सोना नहीं है कैसे भी। तो इसी का क्या है कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी और आपकी जो रिटेनिंग मेमोरी है उसको अफेक्ट करेगी। तो ये ग्राफ है जो कि एक स्टडी हुई थी, तो ये बताता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम से पहले सही से सोए नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़े, ये नहीं कि आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़े, आप सोने वाला वो चीज नहीं होनी चाहिए, कि इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सब चीजें स्टार्टिंग से पढ़नी है आपको, कि ये उनके ऊपर हुई कि मान लो कुछ लोग पहले से पढ़े हैं, उन लोग ने एग्जाम टाइम आया, एग्जाम टाइम पे वो सोए नहीं, एग्जाम टाइम पे सोए नहीं, वो लोग अगले दिन एग्जाम में गए, उनको चीजें याद नहीं है, उनकी जो मतलब एग्जाम में मान लो या उसको अच्छा नहीं गया, तो ये चीज जरूरी है कि आपको सोना भी है। मैं तो एग्जाम टाइम में भी सो जाता था, फिर भी टॉप करता है वो। मेरे रूममेट्स हो गए या फिर जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो कई लोग हैं ऐसे जो मतलब एग्जाम टाइम ऐसा रहता है कि सोते ही हैं, मैं रहता था 1 बज गया 2 बज गया, चलो सोने का टाइम हो गया, पढ़ाई तो होती रहेगी, क्योंकि वो चीजें आपको पहले से करके रखनी है, लास्ट टाइम भी आपको छोड़नी नहीं है, लास्ट टाइम पे बस आपको रिवीजन करनी है। तो उसके लिए है कि आपको जितना आपने पढ़ा ये पढ़ लिया है कॉलेज में, एक दिन आपका लेक्चर हुआ सुबह, एनआरटी 2 लेक्चर हुए, एक हिस्टोलॉजी का लेक्चर हुआ, डिस्कशन हुआ, आप लोग ने जाकर के पढ़ लिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही चीज साथ के साथ जाकर के पढ़नी है, बैकलॉग कलेक्ट नहीं करना है। अभी क्या चीजें बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए कि आप कर सकते हो। अभी हम लोग मिले हैं, हम लोग 3-4 महीने बाद मिलूंगा, अगर मैं किसी आपसे मैं पूछूंगा कि हाँ भाई की भोपाल ही में जब लेक्चर आपकी प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से स्टार्ट होगी, टॉपिक जो पास वाले आ जाएंगे, तो आप उतना भी नहीं कर पाओगे कि वो खुद एक चैलेंज बन जाता है कि जितना लेक्चर में पढ़ा दिया वो मैं जाकर के एक बार पढ़ लूँ, क्योंकि वही चीज इतनी ज्यादा हो जाती है, वो रिवाइज करने के बाद तो बहुत मुश्किल है। लेक्चर में इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा कि आप कुछ चीज जाकर के नहीं पढ़ सकते पूरी और ना आप रिवाइज कर सकते, तो उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग सेट करना रहेगा, क्योंकि अगर आप वो चीजें बाद के लिए कलेक्ट करोगे, बाद में नहीं पढ़ने वाले, एग्जाम टाइम में बस एग्जाम टाइम में कैसे ना कैसे करके मे भी आप याद कर जाओ, लेकिन उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। हो जाता है अभी कैसे कोचिंग के टाइम में बोलते थे कोचिंग वाले की
अपर क्लास में कुछ हो नहीं रहा, हो गए 15-20 दिन हो गए, आगे कुछ इवेंट्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं, सीनियर्स फ्रेशर्स नहीं दे रहे, कुछ हो नहीं रहे, वो क्या लाएगा? तो फिर ठीक है। अब वो एक चीज़ मैं रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि आप कॉलेज में स्कूल में